बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जनाब, नया हफ्ता है और हमारा भी बड़ा नया भरपूर शो है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी खैर खैरियत दरियाफ्त कर लेते हैं, कुछ अपना हाल अहवाल बता लेते हैं। हम भी ठीक हैं, गले भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब, वीकेंड जो है हमारा भी अच्छा गुजरा, उम्मीद है आपका भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। मैं हूँ ज़हर मलिक और हमेशा की तरह प्रोग्राम में मेरे साथ हैं मैं हूँ माहम जाहिद एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और जैसे कि उज़ैर ने कहा कि एक अच्छा आगाज़ करते हैं क्योंकि वीक का एक पहला दिन है और ज़बरदस्त आगाज़ पॉजिटिव एनर्जी के साथ, दिल के साथ काम करने के लिए जनाब निकले। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी सुबह का जो आगाज़ है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू कर चुके होंगे। आज के शो में बहुत कुछ होने वाला है। मुल्क की सियासत पर बात करेंगे, आलमी मंजरनामे पर बात करेंगे और देखेंगे जी खित्ते के हालात क्या रुख इख्तियार करें और सेहत को कैसे भूल सकते हैं। सेहत पर बात होगी, सोशल इश्यूज़ पर भी रोशनी डालेंगे और इसके साथ साथ सितारों का हाल, टैरो कार्ड रीडर हमारे साथ होंगे, वो बताएंगे कि हमारा हफ्ता कैसा गुजरा। मौसम की भी बात होगी और पंजाब के कई शहरों में स्मॉग बढ़ती जा रही है। लाहौर में तो सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, स्कूल टाइमिंग्स तक बदलना पड़ गई हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और बात कर लेते हैं पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से। तो दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी का सिलसिला जारी है और मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। दोनों मुल्कों के वज़राए दिफा तुर्की में मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी आज तुर्की के दौरे पर जा रहे हैं। 6 नवंबर तक पाक अफगान मुज़ाकरात तक वो तुर्की में ही रहेंगे। जंगबंदी के बावजूद अफगान तालिबान रजीम की जानिब से मन घड़त, बेबुनियाद और गुमराहकुन बयानात का सिलसिला जारी। और जिस पर जी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और वाज़ेह किया है कि अफगान तर्जुमान के बदनीयती पर मबनी तबसरे हकीकत से कोसों दूर हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसीज पर पूरे मुल्क में मुकम्मल इत्तेफाक राय मौजूद है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है और किसी को भी इस हवाले से गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। सरहद पार दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम जारी रखेंगे। वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि अफसोस की बात है अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान हुकूमत खुद अंदरूनी धड़ों में बटी हुई है और अफगान अवाम, ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर मुसलसल जुल्म भी ढा रही है। और किस तरह से हम देख रहे हैं कि वो स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं और अभी तक मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आ रहे और मन घड़त बातें भी कर रहे हैं। बिल्कुल जी, और देखा जाए तो सभी के हुकूक जो हैं, ख़वातीन हों या फिर इंसानी हुकूक आप देख लें, बुनियादी हुकूक आप देख लें, सारे गसब किए जा रहे हैं, सलब किए जा रहे हैं। 4 साल इक़्तिदार के बावजूद अफगान तालिबान अपनी वादा खिलाफियों के बायस आलमी बरादरी का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहे हैं। अब वो अपनी नाकामी और हुक्मरानी की कमज़ोरियों को छुपाने के लिए बयानबाजी और बैरूनी क़ुव्वतों के झंडे पर काम कर रहे हैं। झूठे बयानात से हकायक नहीं बदले जाएंगे, एतमाद अमली इक़दामात से ही बहाल जी बिल्कुल। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो कहेगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आर्जी जंगबंदी जारी है। 6 नवंबर को फिर से इस्तांबुल में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। क्या अफगानिस्तान के साथ दहशत गर्दी का मामला हल हो पाएगा या ये सिर्फ टाइम वेस्टिंग है या टाइम बीइंग है? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में इट इज़ लिटमस टेस्ट है अफगानिस्तान का कि वो अभी इसमें क्या देता है। और देखे कि उन्होंने जिस तरीके से अंडरस्टैंडिंग जो इस्तांबुल में डेवलप हुई थी और जिसमें वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान के कंसर्न्स को एक्सेप्ट कर लिया था और जो पाकिस्तान के लेजिटिमेट कंसर्न्स थे, और फिर उन्होंने ये भी डिसाइड किया था विद इन द फ्रेमवर्क, उस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अंदर उन्होंने तालिबान रजीम ने वो भी चीज़ें एक्सेप्ट की थी। उस फ्रेमवर्क में वो बातचीत करेंगे और पाकिस्तान ने उस दौरान रूल्स ऑफ एंगेजमेंट भी क्लियर कर दी थी कि उसमें पाकिस्तान कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। तो अब इन्होंने डिसाइड करना है। तो 6 नवंबर को इसलिए इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल में इसमें अभी, क्योंकि इस्तांबुल में जो बातचीत हुई तो उसमें सेकेंड टियर की लीडरशिप आई थी। इसमें हमारी जो मेन लीडरशिप हमारी भी होगी, उनकी भी मेरे ख्याल में लीडरशिप आएगी। तो इसमें देखें कि ब्रॉड फ्रेमवर्क वर्कआउट करना है, मॉडलिटीज डिस्कस कर रही हैं और कंप्रहेंसिव प्लान फाइनली होना है और उसको इट हैज टू बी साइन। और जिसमें ये है कि इन्होंने वेरीफाइबल एविडेंस इंटरनेशनल कम्युनिटी या गारंटी देने वालों को शो करना है। क्या वो जो चीज़ें तय हुई है ऑन ग्राउंड वो ऐसा करके रिजल्ट शो करते हैं। जिस तरह लास्ट में भी बात हुई थी कि पेनल्टीज भी इम्पोज होंगी, तो वो भी इस चीज़ में क्लियर होगी क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान ने इन सब में चीज़ एक वाजे की थी
अगर ये एस्टेब्लिश होता है कोई अटैक जो पाकिस्तान में होता है और इसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, तो पाकिस्तान फिर सोचेगा नहीं, पाकिस्तान विल गो फॉर स्ट्राइक्स। और पाकिस्तान ने ऑलरेडी अपनी कैपेबिलिटी शो की है, और पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने अपना रिजॉल्व भी शो किया हम क्या कर सकते हैं। तो द क्रक्स ये है, ये मैं हमेशा कहता हूँ, इफ वी कैन शैटर द सो कॉल्ड प्राइड ऑफ इंडिया इन 4 days, तो अफगान स्टैंड नोवेयर। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, सीज फायर के बावजूद, जंग बंदी के बावजूद भी अफगान तालिबान रजीम की जानिब से मन घड़त, बेबुनियाद और गुमराहकुन बयानात का सिलसिला जारी है। क्या ये महज सियासी दबाव डालने की कोशिश इसे समझा जाए, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद? जी हाँ, देखिए, बिल्कुल अव्वल तो बिल्कुल यही है, पीछे से जो हैंडलर्स बैठे हैं नो अफगानिस्तान, आप समझना, हमें मस्ट अंडरस्टैंड, अफगानिस्तान इंडिया की एक प्रॉक्सी बनी है। देखें, दिस सो कॉल्ड जो एक इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, इनके से पीछे से डोरें जो है वो इंडिया के पास है। और जिस तरह आइडियाज और जिस तरह स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और आप देखें कि जिस तरीके से ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो ऐसी बातें की हैं, दे आर टोटली मैलिशियस से मिसलीडिंग है। और ये इनका शुरू से ऐसी चीजें रही है, झूठ बोलते हैं, जहां जब भी झूठ बोलते हैं। आप देखें कि हमारे फितौल खालिद से कोई राब्ता नहीं है, जब इनका नेक्सिस है, $43,000 की पेमेंट कर रहे हैं नूर वली महसूद को, एलिजियंस से इनका हेबतुल्लाह अखुंजादा के साथ, और फिर एथनिक वो लिंक्स भी है, तो वो उधर भी झूठ बोलते हैं। और फिर पैसे भी मांगते थे पास में कि ये आप पैसे दे, हम रिलोकेट करते हैं। तो अभी देखें, इसलिए डबल स्टैंडर्ड्स हैं। और फिर सेकंड ये है कि देखिए, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टोटली इंटायरली दे आर ऑन वन पेज। जब पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात आती है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात आती है, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी की बात होती है, तो हम एक ही हैं। और लेकिन मसूद साहब, जब पाकिस्तान की बात आएगी, कौम भी एक ही है, अफवाज पाकिस्तान के साथ ही खड़ी है, और हम सब यकजा हैं। हम दूसरी तरफ ये भी सूरत हाल देख रहे हैं कि अफगान तालिबान की अंदरूनी तकसीम की भी बात की जा रही है। क्या आप समझते हैं कि उनके जो दाखिली इख्तलाफात हैं वो पाक अफगान ताल्लुकात को मजीद पेचीदा बना रहे हैं? देखें जी, फ्रैक्चर्स जो है बहुत ज्यादा अपीयर हुए हैं। और इवन देखें, पहले तो डिवाइड है कि कंधारीज एंड काबुलीज हैं। कंदहार में जब हम बात करते हैं, कंदहार में हेबतुल्लाह अखुंजादा के जो हेडक्वार्टर सो कॉल्ड रिलीजियस कैलिफेट है, मुल्ला याकूब कंदहार का है, गनी ब्रादर कंदहार का है, ये मुत्तकी हेलमंद का रहने वाला है। तो एक इनका ये ग्रुप है। और सेकंड जो ऊपर जो है नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, तो हक्कानी इसका बड़ा कंट्रोल है। उन जो बेसिकली वो बिलोंग करते हैं जरदान ट्राइब के हैं। सो लोया पक्तिया है कि जो एरिया है जिसमें पक्तिया है, पक्तिका है, लुगर का एरिया है, खोस का एरिया है, इसमें इनका इन्फ्लुएंस है। और फिर आप नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे पंजशेरी या आप कह लें कि दोशंबा बेस अहमद मसूद का कंट्रोल है। फिर उसी एरिया में हिस्ब वहदत वाले हैं, उस्ताद मौकिक हैं, हिस्ब इस्लामी वाले हैं, उस्ताद अता है। मज़ार शरीफ आप जाएंगे, उज़्बेक वार्ड लॉर्ड्स या ग्रुप्स हैं, वहाँ पे बड़े स्ट्रांग हैं। सो एक तो ये डिवीजन है। फिर कंदहार के अंदर भी आपस में तकसीम है, क्योंकि मुल्ला याकूब समझता है कि ही इज द रियल ईयर ऑफ अफगानिस्तान, बीइंग द सन ऑफ मुल्ला उमर, जानशीन वो समझता है। सो उसके डिफरेंसेस से विद मुल्ला हेबतुल्लाह अखुंजादा के साथ हैं, तो वहां पे भी एक राइवलरी चल रही है। सो फिर भरोसा नहीं करते हक्कानी पे, क्योंकि सराजुद्दीन हक्कानी वो समझ, सराजुद्दीन हक्कानी ने कुछ सॉफ्ट दिखाया है। खवातीन के एजुकेशन की बात है, ह्यूमन राइट्स की बात हो, तो ही इज वेरी डिफरेंट। सो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के फ्रैक्चर्स हैं। फिर साउथ वाले वैसे भी अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, बीइंग दी दुर्रानीज हैं, ऑफ शूट्स हैं, और नॉर्थ वाले डिफरेंट है। सो बहुत सारे आपस में डिफरेंसेस हैं। और पास में हमने देखा भी था कि सराजुद्दीन हक्कानी कुछ अरसे तक मुल्क से बाहर चले गए थे, और अब्बास सतकज़ई है वो बैकग्राउंड में चला गया। बहुत सारे इनके आपस में सही इख्तलाफात हैं। सो फ्रैक्चर्स आर देयर, और लाइकली है अगर ये हालात इस तरह रहेंगे, क्योंकि देखें कि कुछ हार्ड लाइनर्स, उसी तरह अभी जो बातचीत हुई आप देख लें, उसी से आपको चीज़ें यू कैन मेक आउट। जो शुरू में बातचीत हुई तो मुल्ला याकूब गया था, ही वाज द डिफेंस मिनिस्टर। जो इस्तांबुल में बातचीत हुई तो मुल्ला याकूब वाज रिप्रेजेंटिंग कंधारी,
इस्तांबुल में बातचीत हुई तो रहमतुल्लाह नजीब ही डिप्टी मिनिस्टर थे इंटीरियर के, वो ही वाज रिप्रेजेंटिंग हक्कानी, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए उनके पास कोई वो हौसला नहीं था, तो देयरफॉर वो बार बार पीछे काबुल या कंधार से पूछते थे, तो इससे बातचीत नहीं बन रही थी। सो डिवीजन है और लाइकली है, लेकिन लाइकली फ्यूचर में कि मैं अगेन वो लैंड कर सकते हैं सिविल वार। ब्रिगेडियर साहब, आपने बड़े बेहतरीन तरीके से समझाया कि मतलब किन किन इलाकों में, किन किन सूबों में किस वारलॉर्ड का ज़्यादा कंट्रोल है। सर ये भी बताइएगा, तालिबान रजीम पर हम देखते हैं कि भारतीय एजेंडे पर है, उनके पे रोल पर है, ये काम कर रही है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुत सारी दरारें हैं इनके अंदर, तो क्या ये सारे के सारे भारत के साथ कोलैब करके काम कर रहे हैं, या फिर इनमें से कुछ बड़े ग्रुप्स जो हैं वो काम कर रहे हैं? ज़रा उनको भी बयान कीजिएगा, और ये भी ज़रा बताइएगा कि हमें अपनी सिफारती राब्तों को तरजीह देनी चाहिए या मज़ीद जो है वो मामलात को सख्त करना चाहिए अफगानिस्तान के साथ। देखें जी, जो असल में जो करता धरता है वो जनरल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस है, जो अब्दुल हक वासिक है, वो टोटल जो है कंधारी जो है मुल्ला हैबतुल्लाह के साथ है। सो जो कोऑर्डिनेशन होती है रा की, तो वो इनके साथ होती है। GDI जो इनके साथ होती है, प्रीवियसली आपने सुना होगा खाद थी, तो खाद की रा के साथ थी, फिर NDS की रा के साथ थी, अब GDI और रा आपस में मिले। सो ओल्ड कनेक्शन से वो इन्होंने री एस्टेब्लिश की है। प्रॉक्सीज इंडिया की वहां पे ऑलरेडी थी, फितनल खारिज, फितनल हिंदुस्तान, अब अफगानिस्तान भी एक उनकी प्रॉक्सी बन गई है। तो वो वहां से फिर ऊपर से आप देखें, मुत्तकी रिसेंटली विजिट इंडिया और 8 दिन रहा, और उसको देवबंद ले जाया गया। बकौल अजीत दोवल की देवबंद कार्ड वाज प्लेड की इन्फ्लुएंस करने के लिए, उन्होंने कहा था हम ऐसा करेंगे, सो ऐसा भी कर रहे हैं। तो उधर से भी डायरेक्शंस आ रही है, ये जो स्टेटमेंट्स आ रही है इनके पीछे ये इंडियन थिंकिंग है, इंडियन नैरेटिव्स आ रहे हैं जो वो आगे पुश करा रहे हैं। और सोशल मीडिया पे आप देखेंगे वही चीजें जो इंडिया कह रहा है, वही अफगान सोशल अकाउंट भी इसको कर रहे हैं। भारत जहां से हमारा रिस्पॉन्ड है, एक तो हमने बड़ी क्लियर की है। द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रिसेंटली जब जरगे से मिले थे पेशावर में, तो उन्होंने ये कहा था हम खित्ते में अमन चाहते हैं, अफगानिस्तान के साथ भी अमन चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हमारी रेड लाइंस हैं। उन्होंने ये कहा था पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, पाकिस्तान के सिटीजन्स की जो सिक्योरिटी होगी उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और यही इंडोर्स किया ट्राइबल एल्डर्स ने, मशरान ने। उन्होंने कहा हम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना, तो वो खड़े हैं। हमारे पास बहुत बड़े लिवरेजेस हैं। एक सिंपल लिवरेज अभी आपको देखे नजर आ रहा है कि आपने ब्लॉकेड एस्टेब्लिश किया है, रूट्स आपने जो एंट्रीज एंड एग्जिट्स को क्लोज कर दिया है। तो उस पे ये है कि 80% ऑलमोस्ट 90% समझ लें कि जो ट्रेड है अफगानिस्तान की विद पाकिस्तान एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज थ्रू पाकिस्तान। सो वो अभी स्टैंड स्टिल पे है। तो उससे आप इम्प्लीकेशन आप देखें, आज 23 दिन हो गए हैं। तो पाकिस्तान के पास वी हैव द कैपेबिलिटी, और हम उस ट्रेजेक्ट्री जो इकोनॉमी की है हम उसको रीशेप कर सकते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द पावर। बाकी काइनेटिक भी हमारे पास है। और सेकंड इंपॉर्टेंटली देखें कि जो डिपोर्ट कर रहे हैं अफगान इलीगल नेशनल्स को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और वो मेरे ख्याल में बड़े से बात हमने कुछ डिसीजंस लिए और उनको हम स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पास्ट में ऐसा नहीं था, लेकिन इसमें ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है एंड प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ये पॉलिसीज थी कि हार्ड स्टेट बनना है, माजरत मत करो, स्टैंड लो, डिसीजन लो, उसको इम्प्लीमेंट करो। सो दैट वी आर डूइंग। लेकिन मसूद साहब बिल्कुल बजा फरमाया, हम कैपेबल भी हैं और हम रीशेप भी कर सकते हैं, हमारी पूरी तैयारी भी है। लेकिन इस सब के बावजूद जिस तरह से हम देख रहे हैं अफगान तालिबान रजीम की जानिब से इश्तियाल अंगेज बयानात सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जंग बंदी बरकरार रह पाएगी, या आपको ये खदशा है कि हालात दोबारा से कशीदा हो सकते हैं? देखें जी, आप बिल्कुल सिचुएशन डाइसी भी है और इसमें तो कोई शक नहीं है। और तालिबान रजीम की हिस्ट्री रही है, अफगानिस्तान की भी हिस्ट्री रही है कि पास्ट में भी प्रोमिसेस वर मेड एंड दे वर ब्रोकन। और यहाँ तक देखें, जब हरम शरीफ में जाके ये लोगों ने वहां पे वादे किए थे, आके बाद में तोड़ दिए थे, तो आप समझ ले कि इनसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये देखे इनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। वी आर नॉट एन ऑक्यूपेशन फोर्स, हमने हमला करके कोई जाके कैप्चर नहीं करना है। सो इनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं। उन्होंने क्या कहा कि हम इस्लामाबाद आएंगे तो दहशतगर्दी कराएंगे ना। जब आप दहशतगर्दी कराओगे तो फिर इसका जवाब हमारी तरफ से जो आएगा वो दे अंडरस्टैंड हम क्या कर सकते हैं।
सो मेरे ख्याल में इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अफगान तालिबान रजीम कि वो टेररिस्ट हाइडआउट्स को डिसमेंटल करें और उनको ट्रेनिंग कैंप्स को खत्म करें और इनकी जो लॉजिस्टिक्स जो चेन है उसको कट करे और वही एविडेंस इंटरनेशनल कम्युनिटी के दिखाए हमने ये स्टेप्स लिए हैं, वन दे विल बी एट द लॉस। ब्रिगेडियर साहब, अगर ये जंग बंदी नाकाम हो जाती है, 6 तारीख को जो राउंड होने जा रहा है, मतलब हम तो पुर उम्मीद है इस चीज़ को लेकर, इसके खित्ते पर फौजी, सिफारती और मौशी असरात क्या हो सकते हैं? देखें जी, पाकिस्तान एक तो ये है, अगर ये कामयाब नहीं होते हैं तो आप देखें कि इंडिया की ख्वाहिश भी है, अफगानिस्तान, ये दोनों मिलके वेस्टर्न फ्रंट को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। सो हमारे लिए इट्स नॉट ए बिग डील जी, क्योंकि अभी आपकी फ्रंटियर कोर ही सफिशिएंट है उस वेस्टर्न बॉर्डर्स को हैंडल करने के लिए, वो बैटल हार्डन है, वो तैयार है और हम इसको एक फुल फ्लैश फ्रंट भी नहीं मानते। ये कोई आधा है हमारे लिए, हम समझते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है तो कि वो हमारे साथ ये ऐसा कुछ कर सके। और बाकी ये देख लें कि जो इंडिया की और अफगानिस्तान की बड़ी शदीद ख्वाहिश शुरू से रही है और ये इन्होंने एक किताब है, दिर इज अविनाश पलिवाल की माय एनिमी इज एनिमी, तो उसमें उन्होंने कोट किया है सरदार दाऊद जो प्राइम मिनिस्टर थे 78 में, ही रोट टू इंडियन गवर्नमेंट को खत लिखा कि उनको ये लिखा कि यू मिलिटरीली एंगेज पाकिस्तान फ्रॉम द ईस्ट, अफगानिस्तान वुड टेक अ फाइट इन द वेस्ट एंड देन वी कैन फिक्स पाकिस्तान। सो इनकी सोच शुरू से ऐसी रही है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। सो लेट मी से कि दुनिया में 2 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, एक इंडिया और सेकंड अफगानिस्तान है। अनफॉर्चुनेटली कि हजरत अली का वो कौल है कि जिससे आप एहसान करें उसके शर से बचे, तो वही हमारे साथ ये कर रहे हैं, यकीनन वही कर रहे हैं और इनको मुंह तोड़ जवाब भी मिल रहा है और ये कभी कामयाब भी नहीं हो सकते। मसूद साहब, ये भी बात यकीनी है। आपके ख्याल में मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए सबसे अहम शर्त क्या होनी चाहिए? एतमाद साजी, सरहदी नज़्म या दहशत गर्द गिरोहों के खिलाफ मुश्तरका कोई कार्रवाई? देखिए जी, एतमाद साजी, हम इतना दफा बातचीत, वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल द ऑप्शंस, इतने 25 डेलीगेशन, उलमा आपके यहाँ से, जरगे यहाँ से, रीजनल कंट्रीज, एससीओ का प्लेटफॉर्म, ईसीओ का प्लेटफॉर्म, मॉस्को फॉर्मेट, आपने सारे ऑप्शंस किए हैं जी। तो हमारा एक ही डिमांड है इस पूरे बातचीत में, हमने ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैरिज नहीं करनी है। हमने कहा भाई ये आपने जो टेररिस्ट साइट्स और टेररिस्ट साइट आउट्स हैं इनको आप डिसमेंटल करें, क्रैक डाउन करें, ट्रेनिंग कैंप्स खत्म करें, दैट इज आवर डिमांड। इसके बाद बाकी चीजें चलेंगी, फिर बॉर्डर पे खुलेगा, फिर ट्रांजिट ट्रेड भी होगी, फिर फैसिलिटेशन भी। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, ये काम होगा, मतलब इनके जितने भी हाइड आउट्स हैं टीटीपी के और जितने भी इनके तरबियती मराकज़ हैं ये बंद होंगे तो फिर मामला आगे चलेंगे, बेहतर होंगे। सर, ट्रस्ट की आप बात कर रहे थे, एतमाद की आप बात कर रहे थे, आप नहीं समझते कि जो दोहा मुआहिदा हुआ था उसका ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसके असरात अभी तक हैं और इसलिए जो अब इस्तांबुल मुज़ाकरात में सबसे मुनफरिद चीज़ देखने में आ रही है कि एक मॉनिटरी बॉडी जो है वो बनाई जाएगी जो कि देखेगी कि ये जो एग्रीमेंट है इस पर किस हद तक जो है अमल दरामद किया जाता है और इसकी वायलेशन की जाती है। तो आपको लगता है कि ये दोहा मुआहिदे से सबक सीख कर ये बनाई जा रही? आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि वैसे इनका मैंने कहा ना ट्रैक रिकॉर्ड, जो दोहा रिकॉर्ड इन्होंने अमेरिका के साथ उसको तो इम्प्लीमेंट अभी तक उन्होंने नहीं किया, वो भी देख लें। फिर हमारे साथ दोहा हुआ, इसके बाद अब ये है। लेकिन इसमें इस बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि तुर्किया, उनके प्रेसिडेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, वो भी बड़े सीरियसली चाहते हैं कि उसकी कोई सेटलमेंट हो, सऊदीज भी चाहते हैं कोई सेटलमेंट हो, यूएई वाले भी चाहते हैं, तो कतर तो वैसे इसमें शामिल है। सो मुस्लिम कंट्रीज में बड़े सीरियस है और पाकिस्तान भी सीरियस है। पाकिस्तान रिटर्न टू दीज टॉक्स विद सिंसेरिटी और पीस हमारा प्रेफरेंस है कि नंबर 1 हम चाहते हैं पीस और प्रोवाइडेड कि आप चीजें उसको इम्प्लीमेंट करें। तो अफगानिस्तान को देखना कि क्यों वो चाहता है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, यही तो सवाल वहां पे हुए हैं।
जो हमारे वहां पे लोग बैठे हुए थे वो तमाम सबूत के साथ बैठे हुए थे, उन्हें इनको कन्फ्रंट किया, इनके पास तो कोई जवाब नहीं था। तो हम स्टिल वी आर होपफुल। तुर्किया के जो लीडरशिप है, कतर की लीडरशिप है, वो भी इसके लिए इसमें शामिल है। तो इसमें जो फ्रेमवर्क बनेगा, जो मैकेनिज्म बनेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से इसको इंश्योर किया जाएगा ऑन ग्राउंड। तो वो मेरे ख्याल में 6 नवंबर को पता चलेगा क्या होगा। ताहम पाकिस्तान चाहते हैं अमन हो, हम चाहते हैं अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी हो। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान अमन चाहता है और वी आर स्टिल होपफुल। बहुत के वक्त का और जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, मुज़ाकरात पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, बात जारी है, लेकिन किसी भी तरफ हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। लेकिन आने वाले अब ये जो मुज़ाकरात है दिनों में हम देखते हैं कि होपफुली मुज़ाकरात कामयाब हों। जैसे कि हम बारहा कहते हैं कि पाकिस्तान की ख्वाहिश जो अमन की है उसे कमज़ोरी ना समझे, पाकिस्तान की तैयारी पूरी। और जैसे कि हम देखें, अगर हम अपने लिए अमन चाहते हैं ना, तो हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान भी ग्रो करे, स्टेबिलिटी आए, वहाँ पर भी तरक्की हो, मईशत का पहिया चले। लेकिन आप अपने तौर पर जो काम है ये सारे सरअंजाम दें और ना हमारे आप अमन को तार तार करने की कोशिश करें, जो कि आप नहीं कर सकते, आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो अब देखना ये कि 6 नवंबर को जो राउंड होने जा रहा है मुज़ाकरात का दोबारा से, क्या वो एक ही राउंड में सारे जो मामलात हैं वो तय हो जाएंगे, या फिर जिस तरह से इससे पहले हमने देखा कि 3 राउंड हुए, बेनतीजा निकले, फिर उसके बाद जनाब बैठे, बातचीत हुई और एलामिया जारी हुआ तुर्की की जानिब से। तो अब देखना ये कि हमें भी बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं और पाकिस्तान भी जो है वो अपने हमसाया ममालिक के साथ जो है अमन ही चाहता है और इस तरह के किसी भी मामलात में एंगेज नहीं होना चाहता। जब ऑलरेडी भारत जो है वो हरबे जो है आजमा रहा है, कभी जासूस भेज रहा है, कभी और किसी तरीके से पाकिस्तान को वही मैं बता रही थी, जैसे मसूद साहब ने भी कहा कि 2 ही हमारे दुश्मन है, एक इंडिया और अफगानिस्तान है, और दोनों की ये जो प्लानिंग है ना, ये जो पाकिस्तान का अमन खराब करने की, पूरे खित्ते का अमन खराब करने की, और पाकिस्तान की कोशिश है कि पूरे खित्ते के अमन को संभाले, तो यकीनन ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। हम तो यही दुआ करते हैं कि मुआशरे में, खित्ते में अमन ही हो। इस दुआ के साथ जी प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कराची में जो ई चालान जारी हो रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा चर्चा है, और ये जो नया ई चालान सिस्टम है ये शहरियों के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। एक जानिब तो ये निज़ाम शहरियों की जेबों से हज़ारों रुपए निकाल रहा है, तो दूसरी जानिब इसने निजी जिंदगी की राजदारी पर भी संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर गुज़श्ता चंद दिनों से एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक जोड़ा अपनी गाड़ी में एक दूसरे के करीब बैठा नजर आ रहा है। सोशल मीडिया सारिफीन ने दावा किया कि ये तस्वीर ई चालान सिस्टम के कैमरे ने ली है। ये दावा सामने आते ही शहरियों ने सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया और मीम्स के साथ साथ इस निज़ाम की निगरानी पर भी तनकीद शुरू करती है। जी बिल्कुल, और हर जगह ये जो पिक्चर है सर्कुलेट करी है सोशल मीडिया पर, और सवाल यहाँ ये है कि शहरियों की निजी ज़िंदगी को लीक करना कितना बड़ा जुर्म है, और ई तस्वीर सोशल मीडिया पर आ जाएं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। इस पर ही बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सादिया साहिबा, कहिएगा सबसे पहले तो कि ये जो ई चालान की तस्वीर है ये लीक किस तरह हुई और सोशल मीडिया पर कैसे आ गई, इसकी ज़रा डिटेल शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग आप के व्यूअर्स को। देखिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये तस्वीर कैसे लीक हुई, क्योंकि आजकल तस्वीर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। AI जनरेटेड बहुत सारी चीज़ें वायरल कर दी जाती हैं और उस वक़्त जो है वो एक क्योस क्रिएट कर दिया जाता है कि जी ये जो है ये असली तस्वीर है, इसीलिए उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अच्छा, जहाँ तक आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि जी ई चालान या ई ट्रैकिंग सिस्टम आवाम के लिए दर्द सर बन गया, तो मुझे मतलब ये अफसोस के साथ कहना पड़ता, क्योंकि पहले शिकायत ये थी कि जी कराची में कराची को सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं दिया जा रहा। जब कराची में अब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नफाज को शुरू किया गया है, जिसका ये ई चालान भी हिस्सा है, तो जो है वो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, उसको पॉलिटिसाइज करना शुरू कर दिया। देखिए, कोई भी निज़ाम राइज किया जाता है उसमें फ्लॉजेस होते हैं,
उसमें दोनों साइड से अवाम को भी शिकायतें होती हैं और गवर्नमेंट को भी नजर आता है कि इसमें क्या फ्लॉजेस हैं। वो फ्लॉजेस दूर करने चाहिए, ना कि हम उसको क्रिटिसाइज करें। देखिए कराची में आपने, मैंने, पता नहीं सारे चैनल्स ने कोई तकरीबन 1 महीना ट्रैफिक मैनेजमेंट पे, एक्सीडेंट्स पर शोज किए हैं जी। और जिसकी वजह से मतलब हमें भी तकलीफ होती थी, प्यारों की जान जाती थी किसी के। तो अब अगर उस निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है तो मुझे लगता है कि उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और ये तो होना चाहिए निज़ाम। लेकिन सादिया साहिबा, वो जो तस्वीर वाला मामला है आप कह रही हैं उस पर तहकीकात जारी हैं, लेकिन ये बताइएगा कि सिस्टम के लिए डेटा प्रोटेक्शन कवानीन के हवाले से क्या कोई कानूनी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है? क्या प्रिपरेशंस हैं इस हवाले से? और अगर कोई तस्वीर मुस्तकबिल में लीक हो जाती है तो उस पर क्या सज़ा तय की गई है, क्या पेनल्टी होगी? देखें, जो आपने अगर आज टीवी पे रिपोर्ट हुआ है डीआईजी ट्रैफिक के ऑफिस से कि जो अमला भी कोई गलत काम करेगा ये ई ट्रैकिंग के हवाले से उनमें कुछ अफसरान अभी जो है वो सस्पेंड किए गए हैं। डेटा बिल्कुल सिक्योर किया जाएगा, क्योंकि देखिए हर इंसान की प्राइवेसी में, अगर मेरी प्राइवेसी है तो आपकी भी प्राइवेसी है, आवाम की भी प्राइवेसी है। डेटा को 100% सिक्योर किया जाएगा, पब्लिकलाइज नहीं किया जाएगा। और जो उसमें कानूनी तौर पर वो है, तो जल्द जो सिंध असेंबली का इजलास होगा उसमें अमेंडमेंट लाई जाएगी ट्रैफिक कानून में, ताकि आवाम के डेटा को की प्राइवेसी को 100% इंश्योर किया जाए। सही, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सादिया साहिबा आपने। और ये इकदाम भी बहुत ज़बरदस्त है। ई चालान होने चाहिए, चालान सिस्टम से यकीनन शहरी ही महफूज होंगे। और जिस तरह से हमने कराची की सूरत हाल देखी थी, डंपर हादसात हो रहे थे, बड़ी तादाद में ये हादसात में इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से शहरी भी बहुत परेशान थे और फाइनली ये इकदाम उठाया गया। लेकिन शहरियों की तरफ से ये भी शिकायत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत प्रॉब्लम है, अमला मौजूद नहीं है, उस तरह से कायदे कवानीन पर अमल दरामद भी नहीं करवाया जाता ट्रैफिक के हवाले से। अगर हम देखें तो उस चीज़ों को किस तरह से काउंटर किया जाएगा? क्या ये ई चालान सिस्टम लाने से वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी? नहीं जी, देखें जैसे कराची में सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग का नाम और निशान नहीं था, क्योंकि हम फॉलो भी नहीं करते थे। मतलब मैं किसी एक का नहीं, हम एज कराचीआइट मैं भी उसको फॉलो नहीं करती थी। लेकिन हाँ, अब वो रोड पे मौजूद नहीं थी। अब जब चालान सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया है तो ट्रैफिक पुलिस इंश्योर करा रही है कि जिन सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग्स मौजूद नहीं है वो वहाँ मौजूद हो। मैंने आपको कहा ना, जब कोई निज़ाम राइज किया जाता है उसमें कुछ ना कुछ लकूनाज होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको गवर्नमेंट एड्रेस कर रही है वॉर फुटिंग्स पर। और जो सड़कों की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है उस पर भी काम हो रहा है और बहुत तेजी से जो केएमसी के अंडर है वो केएमसी कर रहा है, और जो सिंध गवर्नमेंट के अंडर सड़कें हैं उन पर बहुत तेजी से काम कराया जा रहा है कि ताकि जो शहरियों को या ट्रैफिक के रवानी में जो रोड की वजह से रुकावटें हैं वो दूर की जा सके। अच्छा सादिया साहिबा, एक तो ये भी बता दें, तनकीद करने वालों को आप खुद भी जवाब दे दें कि वो कह रहे हैं कि अवेयरनेस कैंपेन जो है वो कोई नहीं चलाई गई और अचानक ये फैसला कोई मुसल्लत हो गया। हालांकि हम इस पर बात करते रहे डंपर हादसा के हवाले से, लेकिन आप स्पेसिफिकली अवेयरनेस के हवाले से किस कदर दी गई सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। और ज़रा इससे मुतालिक अगर आपके पास कोई डेटा मौजूद है तो वो भी शेयर कर दीजिएगा कि किस तरह से जेब्रा क्रॉसिंग जो है वो बनाई गई और उसके बाद जो सिग्नल्स हैं वो ठीक करवाए गए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक करवाया गया, और उसके बाद ये जो सेफ सिटी के चालान है ये शुरू हुए। देखिए, आपको पता है जो आपने बात की कि तनकीद तो बिल्कुल ठीक है। हर काम को हमारे यहाँ पॉलिटिसाइज किया जाता है। हमें लॉ बाइडिंग सिटीजन्स बनना चाहिए, हमें कानून के निफाज में मदद करनी चाहिए हुकूमतों की। देखिए, जो ये चालान सिस्टम है या ई ट्रैकिंग है, ये इसीलिए निफाज किया गया कि क्योंकि वो हम सबको शिकायत
होती थी कि जो रोड पे वो पुलिस वाला खड़ा है वो हमसे पैसे ले लेता है, हमसे जबरदस्ती चालान काट देता है या हमसे रिश्वत लेता है। तो देखें, तो अवामुन नास की बहुत बड़ी शिकायत थी, वो दूर की गई है। बाकी जो आपने बात की, जहाँ जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग्स नहीं थी उन पर काम शहर में शुरू हो गया है। कराची के मेरे ख्याल से ट्रैफिक लाइट्स तो मुकम्मल तौर पर फाल थी, लेकिन उसको भी चेक किया जा रहा है कि वो अगर कहीं कोई ख़राबी है उसको दूर किया जाए। अवेयरनेस के हवाले से मैं बात ये करूँगी कि जब हम अपने मुल्क में होते हैं तो हम कानून तोड़ते हैं। हम बड़ी खुशी से कि जी ड्राइवर को खुद कहते हैं कि गाड़ी जल्दी से निकाल लो, कोई बात नहीं अगर सिग्नल बंद हो गया है या सिग्नल खुला नहीं है। लेकिन हम दुनिया में कहीं जाते हैं तो हम उसी सिग्नल पे जाके खड़े होते हैं, हम कानून नहीं तोड़ते, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को डर नहीं होता कि जी हमारे खिलाफ एक्शन होगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि अवाम को, कराची के अवाम को अपने जान और माल और अपने प्यारों के जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जो ई ट्रैकिंग का निज़ाम सिंध गवर्नमेंट ने राइज किया है, जिसकी शुरुआत कराची से हुई है, पूरे सिंध में ये निज़ाम राइज किया जाएगा। सादिया साहिबा, बहुत अच्छा ये सिस्टम है और पूरे सिंध में ये निज़ाम राइज भी किया जाएगा। कोई भी सिस्टम लाने से पहले उसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और कहीं ना कहीं शायद आप समझ सकें कि अवाम में उस तरह से शायद अवेयरनेस नहीं आई ई चालान की, जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, जिसकी वजह से शायद ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है अवाम को। तो जो ये चालान अभी हुए हैं और शहरी बहुत परेशान है, क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि अभी वेव ऑफ कर दिए जाएं और फिर बाकायदा तौर पर अब हम अपने प्रोग्राम के तवज्जो से भी इस चीज़ की अवेयरनेस कर रहे हैं तो दोबारा से फिर चालान वाला सिस्टम शुरू हो सके? जी देखिए, अवेयरनेस तो जितना शोर मच गया तो अवेयरनेस तो सबको आ गई है, तो आ गई। लेकिन बिल्कुल ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन की मजीद ज़रूरत है। जो ट्रैफिक पुलिस और DIG साहब प्लान दे रहे हैं ताकि टेलीविजन के ज़रिए और उसके ज़रिए जो है वो अवामुन नास को ये बात पता चल सके। दूसरी आपने जो बात की कि जिसका पहली दफ़ा चालान हुआ है कोई वेव ऑफ, इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पीपल्स फ्रेंडली हुकूमत होती है, हम आवाम को तो सादिया साहिबा कोई रिलैक्सेशन हो सकती है? जैसे कि हमने देखा यहाँ भी लाहौर में भी स्टिकर्स वगैरह जब गाड़ियों के फिटनेस के लिए लगाए गए तो उनको टाइम दिया गया, फिर एक डेडलाइन दी गई, तो अब ये जो चालान हुए हैं क्या कोई ऐसा मार्जिन है कि उनको रिलीफ मिल सके? और क्योंकि जैसे कि अब इशू हाईलाइट हो चुका है तो दोबारा से चालान जी इस पे सिंध पुलिस, सिंध ट्रैफिक पुलिस जो है वो देख रही है और चीफ मिनिस्टर साहब को प्रपोजल देगी कि किस तरह फर्स्ट टाइमर को हम रिलीफ दे सकेंगे जो जिनको चालान इशू हुए हैं। लेकिन आपके चैनल से भी मैं यही कहूंगी लोगों से कि आप लोगों को कानून तोड़ना नहीं चाहिए, हम सबको कानून का एहतराम करना चाहिए और ट्रैफिक के कवानीन जो है ना वो मेरी और आपकी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होते हैं। बेशक बेशक, बिल्कुल आपने सही कहा सादिया साहिबा। हो सकता है इस पर गौर चल रहा है कि पहला चालान जो है वो माफ़ कर दिया जाए, लेकिन लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और जिस तरह से सादिया साहिबा आपने भी कहा कि मतलब बाहर तो जाकर सारे सिग्नल पर खड़े होते हैं, ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रा भी सिस्टम नया है और आपको पता है हमारे यहाँ चेंज को भी इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो उम्मीद है कि सिंध गवर्नमेंट इस हवाले से कोई रिलीफ देगी पहली दफ़ा वायलेशन करने वाले को। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा आपका। और आप जो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है वो बयान कर रही थी और बता रही थी कि जो तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हुई हैं उस हवाले से तहकीकात हो रही है कि क्या वो सेफ सिटी कैमरों की हैं या फिर AI जनरेटेड हैं, और जो भी उसका नतीजा निकलेगा फिर उसके तहत कार्रवाई की जाएगी और इस सिस्टम को भी मज़ीद सिक्योर बनाया जाएगा। अब जनाब आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर लेते हैं, बड़ी ज़बरदस्त। आवाज़ वो जो कि दिलों में उतर जाए और गीत जो वक्त के साथ अमर हो जाए, ऐसी ही मुनफरिद गुलकारा थी रेशमा, जिन्हें दुनिया बुलबुले सहरा के नाम से जानती है। आज मारूफ लोक गुलकारा रेशमा की 12वीं बरसी है। बड़े सगीर की तकसीम के बाद उनका ख़ानदान हिजरत करके कराची आया और महज 12 बरस की उम्र में उनकी आवाज़ ने रेडियो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर सलीम गिलानी को मुतासिर किया। यूं मज़ार लाल शहबाज कलंदर पर गाया गया वो कलाम मर रेशमा को शोहरत की वो मंजिल दे गया जहां से फिर उन्होंने कभी वापस मुड़ के ना देखा। और यकीनन नाजरीन ने वो गाना तो ज़रूर सुना होगा, 4 दिन आदा प्यार और अब्बा बड़ी लंबी जुदाई,
ये वो नगमा था जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार भारत में भी उन्हें शनाख्त दिलवाई। और रेशमा ने मौसीकी की बाकायदा तरबियत नहीं ली थी, मगर उनकी जो आवाज़ थी उसमें फितरी सोच था, रूह की गहराई मौजूद थी। टेलीविज़न, रेडियो और फिल्म हर जगह उनकी गायकी ने सामीन के दिल जीत लिए। रेशमा को उनकी लाजवाल खिदमात के इतराफ़ में सितारे इम्तियाज़ और लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान के एजाज़ात से भी नवाजा गया। और सन 2013 में ये अजीम गुलकारा अपने मद्दा हमेशा के लिए अलविदा कह गई, मगर उनकी आवाज़ आज भी दिलों में गूंजती। ब्रेक से पहले हम ई चालान के हवाले से बात कर रहे थे और सादिया जावेद साहिबा हमसे बात करी थी, और अभी हमें ज्वाइन किया है रहनुमा MKM फारूक सत्तार साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा, ये जो ई चालान सिस्टम आया है और धड़ाधड़ आवाम के खिलाफ चालान हो रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? कोई भी कानून अगर किसी बेहतरी के लिए आए तो जरूर उसका खैर मकदम करना चाहिए। उसके पीछे हुकूमत की नीयत भी वाकई में ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी के लिए किसी चीज को अगर नाफिज किया गया हो तो उसे शहरी जो है वो दोनों हाथों से वेलकम करते हैं। लेकिन अगर वाज़े तौर पर बदनीयती हो, वाज़े तौर पर एक और हुंडा टैक्स और भत्ता कराची वालों से लेना, उन्हें लूटना, एक नए हरबे के जरिए उन्हें लूटना असल मकसद हो, तो फिर उसके बाद लोगों में एक एजिटेशन होता है, रिएक्शन होता है, और सियासी जमातें भी ऑपोजिशन की उस पर बहुत शोर मचाती हैं। और हमारा इतराज़ भी यही है कि एक तो इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन जो है वो 3 से 6 माह की होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज सिग्नल सही काम करने चाहिए, चौराहों पर पुलिस होनी चाहिए, जो लेन मार्किंग है ट्रैफिक की वो होनी चाहिए, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उसकी मार्किंग होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, टूटी हुई सड़कों पर कैसे आप ट्रैफिक को मैनेज कर सकेंगे, जहाँ बड़े बड़े गड्ढे हों, जहाँ पानी जो है वो पानी की लाइन उसमें से पानी रस रहा हो, निकासी आप जगह जगह लाइन टूटी हुई हो, तो मुझे बताएं कि उसके बाद फिर आप शहरियों से तब करें। फिर उसके बाद जो चालान की शरह जो रेट है, निर्ख 10-10 हज़ार रुपए वो चालान आप लें। आपके कैमरों की जो है वो वेरासिटी क्या है, उसकी जो है वो कैमरे किस हद तक दुरुस्त हैं, सही काम करें। क्या किसी स्टैंडिंग कमेटी के जो कमेटी मुतालिका ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक या कानून से मुतालिक, क्या अपोजिशन के लोगों को भी फैसिलिटेशन सेंटर ले जाके जहाँ CCTV कैमरे हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेशन दी गई, उन्हें बताया गया कि देखिए कहाँ स्पीड वायलेशन हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या मतलब कहीं पर लोगों, तो देखिए अपोजिशन के लोगों को या स्टैंडिंग कमेटियों को ले जाके मुख्तलिफ CCTV कैमरों पर जो मॉनिटरिंग हो रही है उनको लोगों को यकीन आना चाहिए। और फिर ये जो फारूक साहब, आप CCTV कैमरों की मॉनिटरिंग की बात करें, वो मॉनिटरिंग तो शायद बहुत ज़बरदस्त हो रही है, उस पर खैर अभी तहकीकात जारी हैं। जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, ज़ाती ज़िंदगियों की तस्वीरें हैं, तो वो अभी AI जनरेटेड हैं या कैसे हैं? लेकिन अभी तक यही इतलात आ रही हैं कि वो ई चालान की तस्वीर ली गई थी जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो ये सिस्टम उस तरह से तो बहुत बाकायदगी से काम कर रहा है कि तस्वीर आ रही हैं। मैं इसका मतलब यही है ना कि ये इन सारी चीज़ों को इसका जो जायज इस्तेमाल करने के लिए चीजें हो रही हैं। या फारूक साहब, आपने जो बात की मैं उसी को पहले सेकंड कर दूं। आपने मतलब आई कैन इमेजिन, आप कह रहे हैं कि अगर रोड पर गड्ढे हैं, पिट्स हैं, कैविटीज हैं, तो मैं फिर अंदाजा लगा सकता हूं कि लाइन की पाबंदी फिर कैसे हो सकती है। फिर तो जहां से साफ जगह मिलेगी आपने वहां से निकालनी है। लेकिन सर मेरा ख्याल है अवेयरनेस काफ़ी नहीं फैल गई। अब आप अभी भी समझते हैं कि 3 से 6 माह का वक्त और होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। देखिए, अवेयरनेस नहीं, ये खौफ फैल गया है। ये लोगों की जिंदगियां पहले ही जीवन है टैक्स दे देके। कराची मरकज को 60% टैक्स दे, सूबे को 95% टैक्स दे, KMC, वाटर बोर्ड, KDA जितने इदारे हैं उनको जो है वो 100% का टैक्स दे। उसके बाद भी कोई कसर रह जाती है। सर वो तो कराची नो डाउट ज्यादा टैक्स दे ही रहा है, लेकिन सर लाहौर में भी जो है, पंजाब में भी धड़ाधड़ ये ई चालान होते हैं।
पंजाब में रेट क्या है, यहाँ पर रेट क्या है, वहाँ अवेयरनेस कैसी थी, वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग कैसी है, वहाँ लेन मार्किंग कैसी है, वहाँ सड़कें कितनी पुख्ता और मजबूत बनी हुई हैं। तो मतलब है कि ये कंपेयर कराची को लाहौर से तो अब आपको करना भी नहीं चाहिए। दोनों दो मुख्तलिफ दुनियाएं दोनों, वो अलग दुनिया, ये अलग दुनिया हो गई। ये बडेरों जागीरदारों की जाती रियासत है, कराची उनकी कॉलोनी है, कराची पर उनका कब्जा है, जहाँ जमीनों पर कब्जा हो रहा है, जहाँ खाली जमीन है वहाँ कब्जा हो रहा है, जहाँ मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2008 में जो है कुरानदाजी के जरिए आखिरी स्कीम दी थी, केडीए ने आखिरी स्कीम दी थी, उन जो फाइलें हैं, जो जायज ओनर है। बिल्कुल फारूक सत्तार साहब, आप सही कह रहे हैं कि ये मसाइल भी बहुत ज्यादा हैं, लाहौर से कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि लाहौर में ये बात आपकी यहाँ तक दुरुस्त है कि लाहौर में अवेयरनेस कैंपेन जो है वो ज़्यादा चलाई गई थी इस हवाले से, और लाहौर की सड़कों की कंडीशन कराची से बहुत डिफरेंट है। लेकिन इस बात पर फिक्र है कि ये सिस्टम लागू होना चाहिए ताकि जो ट्रैफिक है उसका निजाम बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया फारूक साहब। 3 से 6 महीने लेते, उस चीज़ के हवाले से अवेयरनेस ज़्यादा होती, आवाम को अंडरस्टैंडिंग होती, तो बेहतरी की तरफ जा सकते थे। और जैसे कि हम पहले भी कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जितनी कंप्लेंट्स जो हैं वो आ रही हैं शहरों की तरफ से, पहले आप जब ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे उतनी देर आप कैंपेन कर सकते थे, लोगों को बता सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं जनाब। पंजाब में जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए नया असूल नाफिज हो चुका है। अब डिजिटल स्टैम्प पेपर सिर्फ रजिस्टर्ड सिम कार्ड पर ही जारी होगा। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के इस फैसले ने जहां फ्रॉड और जालसाजी रोकने की राह हमवार की है, वहीं इसने एक नया मसला पैदा कर दिया है, खासतौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान में फाल सिम ना होने के बायस वो अपने नाम पर स्टैम्प पेपर हासिल नहीं कर पा रहे, और इस वजह से जायदाद की खरीदो फरोख्त, मुंतकिली और कानूनी कार्रवाइयाँ तातुल का शिकार। और अब सवाल ये है कि क्या ये पॉलिसी शफाफियत की तरफ कदम है या आवाम के लिए नई मुश्किल है, और बैरूनी मुल्क जो पाकिस्तानी उनके लिए इसका कोई काबिल अमल हल मौजूद है, या नया निज़ाम कानून के मुताबिक है या नहीं, और आम शहरी अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकते हैं। इन्हीं अहम नुकात पर गुफ्तगू हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये स्टैम्प पेपर के इजरा के लिए जो सिम रजिस्ट्रेशन लाजमी करार देने का असल मकसद क्या है, और क्या ये फैसला किसी मौजूदा कानून या एक्ट के तहत नाफिज हुआ है, या ये एक इंतजामी इक़दाम है? देखिए, जहाँ तक इसकी मकसदियत की बात है, मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड के हमारे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो सिंध हो, KPK हो, पंजाब हो या बलूचिस्तान हो, हर जगह हमें फ्रंट रन ट्रांजैक्शन की जो है वो कंप्लेंट्स का सामना करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली हमारी जो सिविल कोर्ट्स है, सिविल लिटिगेशन है, उसके अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट ऑफ फ्रॉड जो नजर आता है वो इन्हीं जेली स्टैम्प पेपर्स की वजह से नजर आता है। एक शख्स जो है वो एक प्रॉपर्टी परचेज करता है, लाखों में नहीं करोड़ों में वो प्रॉपर्टी को परचेज करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द एलिमेंट ऑफ फ्रॉड जो है वो अपनी प्रॉपर्टी के जो फ्रूट्स हैं या प्रॉपर्टी की जो ट्रांजेक्शन है वो ऑब्टेन या एक्वायर ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर आप एलिमेंट ऑफ फ्रॉड होता है, और उसको फिर कई साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 5-5 साल, कई दफ़ा 10-10 साल जो है वो उसी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन की वजह से, जेली स्टैम्प पेपर की वजह से, बोगस स्टैम्प पेपर की वजह से, या किसी शख्स ने किसी का शनाख्ती कार्ड निकलवाया और स्टैम्प पेपर दिया, उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसके हवाले से कुछ जेली ट्रांजैक्शन की, उसको अपने नाम पे मुंतकिल करवाया। उस शख्स को ये चीज़ें सारी प्रूव करने के लिए हमारा जो लीगल प्रोसेस है उसके अंदर जो हैचिस फेस करना पड़ती थी वो 2, 3, 4, 5 साल तक चली जाती थी। अल्टीमेटली एक शख्स जो है वो इस लीगल सिस्टम से, इस जुडिशियल सिस्टम से दिल बर्दाश्ता होता है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी हेल्दी जेस्चर फॉर द रेस्ट ऑफ द सिटीजन। बिल्कुल वकास साहब, ये बड़ा अच्छा फैसला है, खुशाइन फैसला है। जरा ये भी बता दीजिएगा कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो पाकिस्तानी सिम इस्तेमाल नहीं करते, वो अब जायदाद की खरीदो फरोख्त के हवाले से मतलब किस तरह से कर सकते हैं? मसला ये कि OTP सिर्फ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड और एक्टिव सिम पर ही आता है, ऐसी सूरत में वो कैसे स्टैम्प पेपर हासिल कर सकते हैं? ये 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि अगर एक शख्स जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी है, बैरून मुल्क मुकीम है, वहाँ पे बैठ के वो कोई जायदाद की खरीदो फरोख्त करते थे, तो आप जो हमारा ओवरसीज सेल है और जो ओवरसीज कमीशन बनाया गया है, आप देखें जो इनके प्रॉपर्टी के मामलात हैं वो चंद हज़ारों के अंदर नहीं बल्कि कई हज़ारों पे मुहित हैं वो केसेस, और जो उनको मुश्किलात का या लीगल प्रोसीडिंग्स का पाकिस्तान में सामना करना पड़ा है। एक
टाइम बीइंग क्या रिलीफ दिया जा सकता था, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं डिफरेंट लॉज बनाए जाते हैं और इसमें जिस तरह की सूरत हाल हम देख रहे हैं तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे किसी के ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं वो सिम दें अपने घर वालों को, OTP इस तरह से आएगा तो शायद कोई इस तरह से रास्ता निकल सके, लेकिन अभी तक कानूनी तौर पर हम देख रहे हैं कि देखें करोड़ों की प्रॉपर्टीज होती हैं, छोटी से छोटी प्रॉपर्टी भी, तो आप ट्रस्ट नहीं करते किसी और पर भी, और करना भी नहीं चाहिए आपको, जिस तरह का दौर है तो बिल्कुल कोई इस तरह का मुतबादिल निज़ाम जो है वो होना चाहिए। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो कि तरसीलात ज़र पाकिस्तान भिजवाते हैं, रेमिटेंसेस भिजवाते हैं इतनी बड़ी तादाद में और पाकिस्तान के लिए वो बड़ी बेनिफिशियल होती हैं, तो यकीनन गवर्नमेंट इस हवाले से भी कोई ना कोई जो मसाइल हैं सामने आ रहे हैं। आपको पता है सिस्टम बनता है, फ्लॉस की निशानदेही होती है और फिर उनको ओवरकम किया जाता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हम देखते हैं हमेशा से उनकी जायदाद के लिए बहुत मसले रहे हैं, प्रॉब्लम रहे हैं, या तो कोई कब्जा कर लेता है, उनको बड़ी परेशानियां रही हैं, और ये डिजिटल सिस्टम आने के बाद तो काफी बेहतरी नजर आ रही है। मुतबादिल क्या निज़ाम है, वकास साहब कहिएगा इसका कोई ऐसा मुतबादिल निज़ाम हो या डिजिटल या ऑनलाइन सिस्टम कुछ ऐसा हो जिसके जरिए ओवरसीज जो अफराद हैं वो अपनी शनाख्ती तस्दीक करा सकें? अभी तक तो इसका कोई अल्टरनेट नहीं दिया गया, क्योंकि ये लॉ जब भी इन्फोर्स किया जाता है वंस ऑन ही इन्फोर्स किया जाता है। आल्दो कि कुछ लोगों को हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, लीगल स्टेन्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन आई थिंक ये जो कानून बनाया गया है ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के बेनिफिट्स के लिए ही बनाया गया है। तो ये उन लोगों के लिए उनके लीगल सिस्टम को और उनकी जो लॉफुलनेस को सर्टेन करने के लिए बनाया गया। वक्ती तौर पे तो उनको शायद डिफिकल्टीज का सामना हो, लेकिन हाँ अगर इनको 1 महीने का टाइम दे देते या 15 दिन का टाइम दे देते कि 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर, उससे पहले जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहते हैं उनकी ट्रांसफर का प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लें। अल्टीमेटली इसके बाद जो भी चीजें की जाएगी वो डिजिटलाइजेशन कर दी जाएगी और उसमें आपका जो रजिस्टर्ड सिम कार्ड जो होना बड़ा जरूरी होगा। तो आई थिंक जितने भी लोग होंगे तो सिम के बगैर फिर ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? क्या वो अपने किसी अजीज शख्स या किसी भी रिश्तेदार की सिम के थ्रू फिर काम करेंगे? कानूनी तौर पर फिर वो दुरुस्त होगा? पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली बिलखसूस पंजाब के अंदर जितने भी फ्रॉड के केसेस हैं जिसमें करोड़ों रुपए की और कई केसेस के अंदर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो इन्वॉल्व डल्ज नजर आती है, वो सारे के सारे अपने अजीज रिश्तेदारों ने ही पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू और जो ओवरसीज बाहर बैठे हैं वो एक जो एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट इन्वोक करके अपने रिश्तेदार के थ्रू उसकी मुआहदा तय करते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं थ्रू उससे लीज मॉर्टगेज, वो सारे के सारी जो है वो फ्रॉड की नजर होती हैं। लोग मिस अप्रोप्रिएट कर लेते हैं, लोग अपने नाम पे करवा लेते हैं और जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उनको 5 साल बाद या 3 साल बाद या 10 साल बाद इस चीज का इदराक में फहम होता है कि वो सारी प्रॉपर्टी जो एक ट्रस्ट के रिश्ते के बेस करते हुए उन्होंने अपने किसी अजीज के हाथों जो है वो बेचने के लिए कहा था या लीज के लिए कहा था या मॉर्गेज के लिए कहा था, वो प्रॉपर्टी उनके नाम पे नहीं रही। तो लिहाजा जब एक डिजिटलाइजेशन के जमाने के अंदर एक रजिस्टर्ड सिम कार्ड होगा तो जो मालूमात उनके पास होंगी, जो डिजिटल स्टैम्प पेपर उनके पास होगा, ना उसमें रद्दोबदल की जाएगी ना उसमें मालिकाना वकास। तो फिर इस फैसले से जायदाद की मुंतकिली में ताखीर या फिर तनाज़ात के इम्कानात हैं, आप समझते हैं कि वो बढ़ जाएंगे या उनमें कमी हो? देखिए मैं ये समझता हूँ, कहा जाता है कि आप देर से घर चले जाएं बजाय इसके कि आप कभी घर ना पहुंचे। तो ये जो इशारा काफी अक्लमंद के लिए कि आप 2, 4, 10 दिन इसको डिलेइंग प्रोसेस को आप कर लें, लेकिन आप बजाय इसके कि किसी फ्रॉड के एलिमेंट का सामना करें, बजाय इसके कि आपको अदालतों में धक्के खाने पड़े 5 साल के लिए 10 साल के लिए अपनी ओवरसीज जॉब छूट जाए, वहां पे सारे आपके मामला डिस्टर्ब हो, आप वक्ती तौर पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का अगर आपको सामना है तो ओवरसीज पाकिस्तानी एक टिकट ले, बजाय इसके कल तना आके वो 5 लाख किसी वकील को या 10 लाख किसी वकील को किसी सिविल केस के अंदर दे, किसी लिटिगेशन में जाए, वो अपना आके यहाँ पे अपना प्रोसेस करवाए, अपनी सिम ले, जो भी इसका अल्टरनेट प्रोसेस है उसको ऑप्ट करे, ताकि सारी चीजें लीगली और लॉफुली की जा सकती है, इनके बेनिफिट के लिए है। पंजाब हुकूमत ने मौजूदा वक्त में मैं ये देखता हूँ कि जितने भी कवानीन बनाए वो पाकिस्तानी अवाम के बिल्कुल वकास ये लोगों के फायदे के लिए ही बनाए गए हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। लेकिन आपके नज़दीक आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि इस सिस्टम को मजीद आसान बनाने के लिए क्या रिलीफ जो है वो गवर्नमेंट दे सकती है, क्या ऑप्शंस मौजूद?
जो इंटरनेशनल सिम्स का कंसेप्ट है उसको आम करना पड़ेगा कि अगर एक शख्स जो है कि उसके पास इंटरनेशनल सिम है, वो पाकिस्तान से बाहर भी मुकीम है, उसके अपने आईडी कार्ड पे मौजूद है, तो वो उस पे जो OPT 1 टाइम पासवर्ड आता है उसके थ्रू वो कोई अपना स्टैम्प पेपर हासिल कर ले। जिनके पास बिल्कुल सिम कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है उनको एम्बेसी के अंदर या जो हमारी फॉरेन कंट्री में पाकिस्तानी एजेंसीज बैठती हैं वहाँ पे उनको ये जरूर फैसिलिटेट करे, सऊदी अरब के अंदर, UK के अंदर, USA के अंदर, ताकि वक्ती तौर पे उनसे रजू करके जो उनके प्रॉपर्टी के लेन देन के मामला है या ट्रांजैक्शन के मामला है उसके अंदर किसी किस्म की डिले ना आए, ताकि ये लोग भी जो है विद इन द स्पैन अपना जुरिसडिक्शन अपना अपनी लीगल ऑल्टरनेट वे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया वकास आपके वक्त का, और यकीनन जो जिस तरह से बताया जा रहा है मौजूद हैं उस तरह से तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आसानी है, शफाफियत भी नजर आ रही है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन होना वो आने वाले वक्तों में हम देख सकते हैं। और निज़ाम की जो खामियां हैं उसकी हम निशानदेही करें ताकि उन्हें दुरुस्त किया जाए। जिस तरह वकास ने कहा कि बड़ा ही बेहतर होता कि अगर 15 दिन या 1 महीने का वक्त दे दिया जाता, डेडलाइन दे दी जाती, तो लोग ऑलरेडी जिन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है या अपने नाम करवानी है वो उसको पहले ही करवा लेते। लेकिन अब भी होपफुली हुकूमत जो है इस मामले पर नजरसानी करेगी और कोई ना कोई सहूलत जो है ओवरसीज को प्रोवाइड की जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग का रोग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लाहौर और गिरदोनवा में फसाद अब भी खतरनाक हद तक आलूदा है, इसलिए हुकूमत ने स्कूलों की टाइमिंग में तब्दीली कर दी है। अब स्कूल सुबह 8:45 बजे के बाद तो स्कूल के हवाले से हम देख रहे हैं कि तब्दीली नज़र आ रही है और इस फैसले पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया गया है। डीजी माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख के मुताबिक पंजाब भर के सरकारी और जो निजी स्कूल्स हैं वो 8:45 से पहले किसी सूरत नहीं खुल सकेंगे। जो स्कूल इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उस पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। और ये हुक्म आज से नाफिज हो चुका है और 31 जनवरी 2026 तक बरकरार रहेगा। और अगर हम फ़ज़ाई आलूदगी की बात करें तो लाहौर और जो भारतीय शहर नई दिल्ली है वो फ़ज़ाई आलूदगी का मुकाबला कर रहा है। कभी नई दिल्ली पहले नंबर पर आ रहा है तो कभी हम देख रहे हैं कि लाहौर पहले नंबर पर आ जाता है। मगर अफसोस की बात यह है कि दिवाली के बाद से हम देख रहे हैं लाहौर मुसलसल फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर आ रहा है। ताहम हुकूमती इक़दाम के बाइस फ़ज़ाई मयार में कुछ बेहतरी ज़रूर देखी गई है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में औसत AQI लेवल जो है वो 209 रहा, जबकि भारत का शहर नई दिल्ली दूसरे नंबर पर रहा जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड किया गया। आज दिन भर लाहौर में फ़ज़ाई मयार 195 से 250 के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि नई दिल्ली में ये शरह 175 से लेकर 240 के दरमियान रह सकती है। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर इरफान विर्क साहब। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हुकूमती इक़दाम के बावजूद स्मोक जो है वो अभी तक बरकरार है। इस पर हम देख रहे हैं मामूली सी तो बेहतरी आई है मगर मुकम्मल कंट्रोल नहीं किया जा रहा। आखिर फ़ज़ाई मयार कैसे बेहतर हो सकते हैं? देखिए, फ़ज़ाई मयार बेहतर करने के लिए जो है ये तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग की जाए और वक्ती तौर पे तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। जैसे इक़दाम एनवायरनमेंट वाले इक़दाम आपने कर रहे हैं तो वो वक्ती तौर पे तो हो सकता है, लेकिन इससे मज़ीद इससे बचने के लिए लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग की ज़रूरत है। ताहम अगर मैं मौसम की बात करूं तो अभी फिल वक्त जो है ना पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क है। एक मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो कल जो है वो पाकिस्तान के बालाई इलाकों में दाखिल होगा, जिसमें बालाई इलाकों में ख़ास तौर पे चित्राल, दीर, स्वात, कोहस्तान, बटग्राम ये जो इलाके होंगे और इसके अलावा जो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाके होंगे यहाँ पर बारिश के भी चांसेस हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी के भी इम्कानात है, जिससे जो टेम्परेचर्स जो है ना वो इसमें कदरे कमी आएगी और सर्दी में इजाफा होगा। बिल्कुल ठीक है। इरफान साहब, हुकूमत ने स्कूल से 8:45 बजे के बाद खोलने का फैसला किया है। ये इकदाम आप क्या समझते हैं, स्मॉग पर काबू पाने में कितना मददगार साबित हो सकता है? बच्चों को स्मॉग के असरात से बचाने के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है? देखिए, ये जो टाइमिंग अगर इन्होंने थोड़ी सारी बढ़ाई है इससे फायदा तो चलो थोड़ा बहुत जो है ना वो होगा, लेकिन अभी अगर हम इसके हवा की तरफ देखें, क्योंकि मैं मौसम के ऊपर बात करूंगा तो मौसम की अगर बात की जाए तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, क्योंकि जब ये मशरक की तरफ से हवा चलती है तो वो एयर क्वालिटी इंडेक्स मजीद ख़राब होता है
तो ये अगले आने वाले दिनों में जो है ख़ास तौर पे कल और परसों जो है ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शुमाल मशरकी पंजाब के इलाकों में हवा भी चलेगी और गुजरांवाला और ये जो इलाके होंगे यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश के भी इम्कानात हैं कल, खास तौर पे कल। तो इससे थोड़ा सारा जो है ना वो फर्क पड़ेगा, आपका जो स्मोक लेवल है वो थोड़ा सारा कम होगा, लेकिन जब ये सिस्टम गुजर जाएगा उसके बाद स्मोक लेवल फिर दोबारा उसी तरीके से हो जाएगा। लेकिन ये जो टाइमिंग चेंज करने के हवाले से अगर बात करें तो टाइमिंग चेंज करने से कुछ थोड़ा सारा जो है ना वो कुछ बेहतरी आएगी। अच्छा इरफान साहब, लाहौर समेत पंजाब के कई बड़े शहर जो हैं वो स्मोक की लपेट में हैं, फ़ज़ाई आलूदगी का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जैसे कि आपने भी बता दिया, कभी हम देख रहे हैं कि नई दिल्ली पहले नंबर पर आ जाता है, कभी लाहौर सर फहरिस्त हो जाता है। तो जैसे कि हमने नई दिल्ली में भी देखा, उन्होंने आर्जी तौर पर बारिश भी की कंट्रोल करने के लिए। तो पाकिस्तान में अगर इस तरह के इकदाम किए जाएं तो मुमकिन है कि स्मोक पर काबू पाया जा सकता है? देखिए ये जो है ना हमारा जो एरिया है, अब यहाँ पर जो है स्मोक नॉर्मली जो है अक्टूबर का आखिरी हफ्ता, नवंबर और दिसंबर का पहला वीक जो होता है, फर्स्ट वीक, जहाँ तक जो है ना ये स्मोक रहेगी। स्मोक एक्चुअली ये है कि ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे ही सर्दी का आगाज़ होगा, दिसंबर आएगा, तो दिसंबर में नमी जो है ना वो ज़्यादा आ जाएगी हवा में, जिससे जो ये स्मोक जो है ना इसमें कमी होगी, ये स्मोक फिर फॉग में कन्वर्ट हो जाएगी। वो फॉग इतनी जो है ना वो नुकसानदेह नहीं होती। सही, बिल्कुल सही है। इरफान साहब, आने वाले चंद दिनों में स्मॉग की सूरत हाल बेहतर होती दिखाई दे रही है। जिस तरह से आपने कहा कि कल गुजरांवाला में और कुछ जगहों पर बारिश का इम्कान है, ये सूरत हाल अब बेहतरी की तरफ जाएगी या खुदा न खास्ता इस पर मजीद बिगाड़ हम देख सकते हैं? देखिए वक्ती तौर पे तो आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन इसमें जो है ना मुकम्मल तौर पे ये नवंबर के महीने में ख़त्म नहीं होगी। इसमें इसी तरह आप गवर्नमेंट को और दूसरे अदारों को इसी तरह जो है ना गाहे बगाहे इक़दामात जो है ना डेली बुनियादों पे करते रहना चाहिए और करना पड़ेगा, क्योंकि ये नवंबर में जो है ना ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं। सही। अच्छा इरफान साहब, जैसे कि आपने भी कहा कि इतनी बारिशें नहीं होंगी, चंद दिनों में हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर बारिशें होंगी, तो ये जो आर्टिफिशियल रेन है इससे कितना को फ़र्क पड़ सकता है? और अगर बारिशें नहीं होती हैं और हुकूमत ये इकदाम करती है तो फिर क्या स्मोक में कमी ला सकते हैं हम? देखिए ये जो एटमॉस्फेरिक फेनोमेना होता है, जिसमें जो इस तरह की स्मोक हो जाती है, इसमें मैंने जैसे पहले कहा वक्ती तौर पर तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। सही। लेकिन परमानेंट इससे छुटकारा पाने के लिए या अगले सीजन्स में भी ये चीज़ें ना आए, उसके लिए लॉन्ग टर्म जो है ना वो इक़दाम करने की ज़रूरत है। जैसे दरख्तों को आज ज़्यादा लगाना और जो आपकी जो सोसाइटीज़ हैं। इरफान साहब, लास्टली ये भी कमेंट कर दें, ये इक़दाम तो बिल्कुल करने चाहिए। धुंध का जो सिलसिला है ये कब से शुरू हो सकता है? ये धुंध जो है ना अमूमन जो है ना वो दिसंबर में शुरू होती है। सही, धुंध दिसंबर में शुरू होगी और स्मोक के लिए जी हमें लॉन्ग टर्म कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अपनानी होगी तो ही स्मोक पर काबू पाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। और जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं, कल इम्कानात बताए जा रहे हैं कि कुछ जगहों पर बारिश होगी तो स्मोक कंट्रोल होगी और आने वाले दिनों में जी सर्दी बढ़ेगी और फिर धुंध जब होगी तो स्मोक पर कंट्रोल पा लिया जाएगा। लेकिन इसके लिए लॉन्ग टर्म कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अपनानी होगी अगर हमने स्मोक पर काबू पाना है। जितने मतलब अभी इक़दाम हो रहे हैं ये शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म जो है वो फिर उसके लिए प्लानिंग लगती है और आपको कई साल जो है वो दरकार होते हैं। उसके बाद आप मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा कर सकते हैं। चीन की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, वहाँ पर भी काबू पाया गया। बहरहाल जनाब, आज मुल्क भर में मौसम कैसा रहने वाला है अभी हम माहम से जानते हैं, तो माहम बताइए। हाँ जी, स्मोक की सूरत हाल तो हमने देख ली थी, दर्जा हरारत क्या रहेगा किन किन शहरों में वो हम जान लेते हैं। तो आइए चलते हैं मौसम की सूरत हाल देख। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा जबकि पहाड़ी इलाकों में रात और सुबह के औकात में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मशरक़ी पंजाब के बेशतर अजला में स्मोक का राज बरकरार रहेगा। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आबशारों और सब्ज़ारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर हम देख रहे हैं कि मौसम सर्द और खुश्क रहने के अलावा रात के औकात में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। गिलगित में
ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 19 और कम से कम 6 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है वो है 13 और कम से कम 1 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं चश्मों और झरनों के नगर आज़ाद कश्मीर का मौसम, जहां बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद अगर हम आपको लिए चलें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 27 और कम से कम 9 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 20 और कम से कम 2 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहने की पेशगोई की है। और अब नाजरीन बात कर लेते हैं मेहमान नवाजों की धरती खैबर पख्तूनख्वा की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी अजला में सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 30 और कम से कम 15 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करें तो सवात में हम देख रहे हैं जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 18 और कम से कम 1 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, दीर, बाजोड़, कुर्रम और गिरदुनवाह में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश होने की तवक्को है। और अब जिक्र हो जाए लहलहाते खेतों के देश पंजाब का, जहां हम देख रहे हैं कि अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 30 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पारा 28 है और कम से कम 15 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान का जिक्र करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 31 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात और गिरदुनवाह में मौसम खुश्क रहने के अलावा सुबह और रात के औकात में सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया है। लाहौर, गुजरावाला, कसूर, शेखुपुरा, उकाड़ा, फैसलाबाद, सियालकोट, खानेवाल, साहिवाल, रहीम यार खान, बहावलपुर, मुल्तान और गिरदुनवाह में स्मोग और हल्की धुंध छाए रहने की तवक्को है। और अब बात कर लेते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की, जहां पर बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। फलों के शहर कोयटा की अगर हम बात करें तो कोयटा में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 21 और कम से कम 4 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाली अजला सर्दी की लपेट में रहेंगे। और हमेशा की तरह आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं सूबा सिंध का मौसम, जहां पर हम देख रहे हैं जी के बेशतर अजला जो हैं वहां पर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शहर कायद कराची की बात करें तो यहां पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 34 और कम से कम 18 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 19 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान जनूब, मशरक़ी और साहिली इलाकों में कहीं कहीं बादल छाए रहने की पेशगोई की है। तो नाज़रीन, ये थी मौसम की सूरत हाल। और एक जानिब हम देख रहे हैं कि सर्दी जो है वो दस्तक दे रही है, दूसरी जानिब अगर सेहत की बात करें तो जनरल अस्पताल की जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है, जहां हम देख रहे हैं मुबैना तौर पर ख़वातीन के पोस्टमार्टम मर्द और गैर तरबियत याफ्ता अफराद करवा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक अस्पताल में गैर मुतालिका अफराद न सिर्फ पोस्टमार्टम करते हैं बल्कि डॉक्टरों से माहाना रकम भी इकट्ठी कर रहे हैं और ये अमल अंजाम भी दे रहे हैं, जबकि किसी मुस्तनद मेडिकल ऑफिसर या फॉरेंसिक माहिर की मौजूदगी भी यकीनी नहीं बनाई जा रही और ये जो है अमल जारी है इस वक्त। ये इंकिशाफ कानूनी और अखलाकी दोनों हवालों से संगीन सवालात को जन्म देता है। पाकिस्तान के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के सेक्शन 174 के मुताबिक पोस्टमार्टम सिर्फ तरबियत याफ्ता और मजाज मेडिकल ऑफिसर ही कर सकता है। गैर तरबियत याफ्ता अफराद की शमूलियत ना सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि इंसानी वकार और तिब्बी अखलाकियात के भी मुनाफी है। सवाल ये कि अस्पताल में ऐसा मुमकिन क्यों कर हुआ और इस संगीन लापरवाही के जिम्मेदार कौन है, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं
हेल्थ रिपोर्टर जैनब शहबाज। जैनब, सबसे पहले हमें ये बताइए, ये सब कैसे मुमकिन हुआ, कैसे ये सब कुछ चलता रहा, और अस्पताल के अंदर गैर मुतल्लिका अफराद को पोस्टमार्टम की इजाज़त आखिर दी किसने, कुछ मालूम हो सका? अच्छा, बिल्कुल देखें कि ये बड़ा सवालिया निशान है हमारे सरकारी अस्पतालों के ऊपर कि इस तरह के वाकयात अब पेश आने लगे हैं, और ये 2 से 3 रोज कब्ज का वाकया है, और वो भी सोशल मीडिया के ऊपर एक फुटेज मंजर आम पे आती है कि लाहौर के जनरल अस्पताल में उसके मुर्दा खाने में जो है एक खातून का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, और वो एक तो तरबियत याफ्ता अफराद नहीं है, और दूसरा वो मर्द हजरात जो है, वो मर्द डॉक्टर है, वो पोस्टमार्टम करता हुआ नजर आ रहा था। तो जैसे ही ये खबर जो है वो फैली, तो इसके ऊपर फौरी तौर पे सबसे पहले प्रिंसिपल अमीरुद्दीन कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के एफिलिएटेड है जनरल अस्पताल से, उन्होंने डॉक्टर फारूक अफजल, उन्होंने कमेटी तश्कील दी, और इसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी बिठाई, 5 रोजा जो रुकनी उन्होंने टीम बनाई कि ये किस तरह मुमकिन हुआ। इसलिए जो है और भी चीजें जो है वो बड़ी तशवीशनाक है कि डेड हाउस के जो डॉक्टर्स हैं वो अपना प्राइवेट काम करने के चक्करों में वो उन्होंने दोहरी मुलाजमतें रखी हुई हैं। मुबैना तौर पे वो कानूनी जो काम है उसमें जो नौकरी कर रहे हैं वो पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने एड हॉक पे डॉक्टर्स और गैर तरबियत याफ्ता अमले को जो है वो तैनात किया हुआ है। ज़ैनब, ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है, जब तक कोई सोशल मीडिया पर फुटेज वायरल ना हो जाए या मंजर आम पर ना आ जाए, कोई ना कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता। कब से मुतहरिक है, इंतजामिया के इल्म में ये सब चीजें थी या नजरों से ओझल था सब कुछ? देखें, अभी जिस तरह से ये फुटेज सामने आई और उसी के ऊपर जो है वो कमेटी तश्कील दी गई, और जो 5 रुकनी में कमेटी बता रही हूँ प्रोफेसर खिजर हयात गोंदल की सरबराही में दी गई थी, और उन्होंने जैसे इंक्वायरी की और उसमें एक नया ही रुख जो है वो देखने में मिला। और जैसे ही उन्होंने ये जो इब्तदाई इंक्वायरी होती है उसमें ये बताया गया कि जो खातून का पोस्टमार्टम था वो ग्रेड 18 की जो खातून डॉक्टर है वो कर रही थी, और जब ये फुटेज बनाई गई तो उस डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये फुटेज बनाई क्यों और बनाई ही किसने, और वहाँ पे मौजूद जो लोग थे वो इससे कैसे लायक हो गए। ये बड़े सवालात हैं जो कि जो है अभी तक भी इब्तदाई रिपोर्ट में नहीं बताए गए हैं, लेकिन उन्होंने जो उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आई है उसमें यही बताया, जो इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इसमें डॉक्टर भी मौजूद थी, और इसमें जो है इब्तदाई तौर पे जिन्होंने 2 बंदों को मुअत्तल भी किया है इंतजामिया की जानिब से कि उन्होंने मामले को सही अराज में नहीं रखा, और जो पर्सनल इंफॉर्मेशन थी वो बाहर निकाली। और अभी फिलहाल जो है आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो इंक्वायरी की भी जा रही है, और उसमें डॉक्टर्स को जो है वो शामिल भी किया गया है, और प्रोफेसर डॉक्टर्स बैठे हैं, और इसमें ये भी देखा जा रहा है कि ये बंद इंतजामी किस तरह से हुई और जो किस तरह से लॉयकीन का एतमाद बहाल रखना है। लेकिन सबसे अहम बात इसमें ये भी सुनने में आई कि पुलिस केसेस की जो MLC की जाती है मुर्दा खाने में की, वो भी इसी तरह से की जा रही है। पोस्टमार्टम करने वाले कितने भी जो लड़के हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, इसका मतलब जो रिपोर्ट्स आती हैं वो जो है हकीकत में मबनी नहीं है। तो इस तरह के और बहुत सी चीजें हैं जो कि बहुत बड़ा बहुत अहम पॉइंट है ज़ैनब जो आप हाईलाइट कर रही हैं, और ये तो फिर मर्जी की MLC रिपोर्ट जो है पुलिस भी हासिल कर लेती होगी। अच्छा ज़ैनब, ये बताइएगा कि जो हॉस्पिटल की जानिब से मौक़िफ़ सामने है कि 18वें ग्रेड की खातून ऑफिसर है वो भी मौजूद थी, लेकिन उसकी इस वीडियो के अंदर कोई मौजूदगी नज़र नहीं आ रही। मतलब ये 4 लोग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, खातून ऑफिसर जो है वो मौजूद नहीं, और गालिबन जिसका पोस्टमार्टम हो रहा है वो भी खातून है। तो क्या खातून की मौजूदगी यहाँ पर ज़रूरी नहीं? देखें, ये एक अखलाकी तौर पे भी हम बात करें तो ये जरूरी है कि जब खातून जो है उनका पोस्टमार्टम हो रहा है उनका पोस्टमार्टम करने के लिए खवातीन का होना वहाँ जरूरी है। बेशक हमारी ये सोसाइटी में है कि समझ लें कि ये किया जाता है, लेकिन इस फुटेज में जो है सबसे पहले तो ये सवाल है कि ये फुटेज बनाई ही क्यों। एक मुर्दा खाना में एक प्राइवेसी है, तो ये फुटेज बनाई ही क्यों गई है, और अगर ये सोशल मीडिया पे आई है तो ये आगे आने वाले दिनों के लिए जो अलमिया है, लवाहिकीन जो इसमें है या जिन अफराद का पोस्टमार्टम किया जाता है उनके लवाहिकीन जो है वो सबसे ज्यादा इसमें तफ्तीश में जो है वो मुब्तला हो गए हैं। लेकिन इसमें जो बताया गया है कि डॉक्टर लुबना जबी हैं जो 18वें ग्रेड की ऑफिसर है, उन्होंने जो है ये पोस्टमार्टम किया है और उसमें वो मौजूद भी थी, लेकिन अब इसके बाद जो है वो कानूनी तकाज़ों वो फुटेज में तो नजर नहीं आ रही है। ज़ैनब, ऐसे केसेस में जिम्मेदारी किसकी बनती है और कानूनी तौर पर पोस्टमार्टम कौन कर सकता है? बिल्कुल, देखें, अर्ली तौर पे तो पोस्टमार्टम जो है वो स्पेशल तरीके के डॉक्टर्स होते हैं, बाकायदा तौर पे ये तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स होते हैं जिनको बाकायदा तौर पे बताया जाता है कि तरबियत दी जाती है कि किस तरह से। और अगर खवातीन की बात आ गई है तो उसमें ज्यादातर कोशिश ये की जाती है कि खवातीन को ही प्रेफरेंस डॉक्टर जो
खवातीन है उनको प्रेफरेंस दी जाए। और हमारे पास बहुत अच्छी खवातीन भी इस तरह की है जो अच्छा पोस्टमार्टम और उनको अला तरबियत याफ्ता अमला मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद ये समझ से बाहर है कि इस वीडियो में वो खातून डॉक्टर जो है वो नजर क्यों नहीं आई और हमारे यहाँ ये अमला इस तरह से। ज़ैनब, ये भी जरा इस एंगल को भी देखिएगा, इस एंगल पर भी जरा कमेंट कीजिएगा कि अगर ये इस तरह से प्राइवेट लोग जो हैं ये यहाँ पर काम करेंगे, डॉक्टर मौजूद नहीं होंगे, तो फिर जो इंसानी आज़ा हैं उनकी खरीदो फरोख्त का जो धंधा है वो भी चलता होगा। ये एक बड़ी जो है अहम पॉइंट है कि ये जो है इससे पहले भी हम देख सकते हैं कि जैसे प्राइवेट छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, इस पे ये ऑलरेडी जो है वो धंधा चलता है कि किस तरह से इंसानी अज़ा का जो है वो लेन देन और स्मगलिंग जारी होती है। इसके ऊपर महकमा सेहत बहुत बार जो है वो एक्शन ले भी चुका है। मेरे ख्याल में आगे आने वाले मज़ीद दिनों में उनको एक्शन लेना भी चाहिए। इसलिए आला सतह की जो इस वक्त कमेटी है, जो प्रोफेसर खिजर हयात गोंदल की सरबराही में इस वक्त जो है कमेटी जो तश्कील दी गई थी, वो और भी जो है वो कर रही है, इस बारे में तहकीक कर रही है कि किस तरह से इन मामला को और भी जो है वो टैकल किया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पे कि इसके ऊपर जो महकमा सेहत है, वज़ीर जो सेहत है, उनको भी एक्शन लेना चाहिए और उनको भी इस चीज़ के मामले पे जो है वो ख्याल करना चाहिए। यकीनन ज़ैनब, इस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए, हुकूमत को हरकत में आना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात सकें। और यकीनन ये खातून की हुर्मत और कानून की भी पासदारी नहीं की जा रही है और ये एक बहुत ही गलत अमल है जिसको रोकना चाहिए और सख्त नोटिस लेना चाहिए। जिस खातून का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, मर्द वहाँ पर मौजूद है, मतलब उनकी फैमिली पे क्या बीती होगी, वो किस ट्रॉमा का शिकार हुए होंगे, किस कर्ब में मुब्तला हुए होंगे, इसका अंदाज़ा लगाना वहाँ कुछ मुश्किल नहीं है वाकई। और ये सूरत हाल काफ़ी संगीन है और अगर जनरल अस्पताल में इस तरह हो रहा है तो सरकारी अस्पतालों का तो वैसे कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये ट्रॉमाटाइज़ करने वाली बात है। ओवरऑल सोसाइटी में कितना बड़ा ट्रॉमा होगा अगर इस तरह की हम रियलिटी देखते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारी सेहत का ख्याल रखने वाले लोग हैं और पोस्टमार्टम के लिए शायद कोई भी अगर ख़ानदान है वो अपने किसी प्यारे को इनके हवाले कर देता है और उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता ये तो कानून ने देखना है और अस्पताल इंतज़ामिया ने देखना है। और अगर यही लोग इस तरह से नहीं देखेंगे और सिस्टम फिर किस तरह चलेगा और किस तरह लोग एतबार करेंगे डॉक्टर्स पर, कानून पर, जब इस तरह से चीजों पर नोटिस ही नहीं लिया जाएगा। कानूनी तौर पर भी गलत है, अखलाकी तौर पर भी गलत है, दीनी तौर पर भी गलत है। दीनी तौर पर भी बहुत गलत है। मतलब अगर जिंदा के हुकूक हैं तो जो लोग मर गए हैं उनके भी हुकूक हैं। मतलब अगर कोई मैदान जंग में दुश्मन भी है तो कहा गया है कि हुक्म है कि उसकी लाश को मसख ना किया जाए, पामाल ना किया जाए, उसके आज़ा को तकलीफ ना पहुंचाई जाए। तो अब देखना है कि इस मामले पर क्या एक्शन लिया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। इंसान की फितरत हमेशा से इसी तजस्सुस में घिरी रही है, जानना चाहता है कि उसके आने वाले दिन कैसे होंगे, किस्मत मेहरबान होने वाली है या फिर ज़िंदगी का अगला मोड़ ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है, वही सब कुछ जानता है, तकदीरों का लिखने वाला और वक्त के धारे को पलट देने की कुदरत रखता है। इसके बावजूद इंसान ने सदियों से ऐसे इल्म को समझने और परखने की कोशिश की है और उन्हीं में से एक है टैरो कार्ड। तो जनाब, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है? दाऊद अहमद दाऊद साहब स्टूडियोज में आ चुके हैं, उनसे वक्त ज़ाया किए बिना बात करते हैं। दाऊद साहब, आपके वक्त का सबसे पहले आगाज़ एरीज से। एरीज वालों का हफ्ता कैसा गुजरेगा? बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का और आपका जो आप वक्त देते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म को। सबसे पहले बात करते हैं जी एरीज बुर्ज हमल। एरीज वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है? तो जनाब, एरीज वाले इस वीक में बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे आप बैलेंस कर रहे हैं कुछ चीज़ों से मुतल्लिका, लेकिन कहीं ना कहीं आप डबल माइंडेड भी हैं। किस बात से मुतल्लिका डबल माइंडेड आप हो सकते हैं? ज़ाहिर बात है कुछ पुराने फैसले हैं जो कि अभी होना बाकी हैं, उनकी प्लानिंग हो सकती है। अगर मैं बात करूं आप लोगों के जॉब और बिजनेस की तो बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। द सन का कार्ड आपकी कामयाबी और बड़े फैसलों और आपके कैरियर में एक नई तब्दीली की तरफ आपको लेकर जाएगा। मैरिज और रिलेशन की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ चीज़ों से लेकर आप डिसहार्ट हैं। वो जो आप डिसहार्ट हैं वो इस बात से है कि आप कुछ अच्छा और बेहतर करना चाहते हैं अपने सोलमेट से, अपने रिलेशन से मुतल्लिक, लेकिन वो अभी कुछ रुका हुआ है। अगर बात करें हेल्थ तो हेल्थ आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, वॉक वगैरह करें। एजुकेशन की एनर्जी डिस्टर्ब है, तलबा तलबात की ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे पढ़ने के लिए या हय्यु या क़य्यूम का विर्द है और मैसेज है आप लोगों को ताकतवर तब्दीली की तवक्को रखें। मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है। टॉरस बुर्ज सौर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो टॉरस वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं जनाब? तो टॉरस वालों के लिए ये वीक भरपूर तब्दीलियों और कामयाबियों का ज़ामन नजर आता है। क्या बात?
बुर्ज शोर वाले ना सिर्फ अपने कामों में बहुत ज़बरदस्त हेल्प देखेंगे, बल्कि यहाँ पे आपको कोई बड़ा काम भी मिलेगा। चेंज है आपके कामों से मुतल्लिका और करने के लिए इस वीक में बहुत पॉजिटिव एनर्जी मौजूद है। जॉब और बिजनेस की बात की जाए तो बिल्कुल आपका जॉब और बिजनेस इस वीक में बढ़ता फलता फूलता नजर आता है। आप अपने काम को आउट ऑफ सिटी, कंट्री या अपने विजन को बढ़ा सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो ये बेहतरीन मौका है। मोहब्बत की बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले रहेंगे, अच्छी एनर्जी है। और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ भी बेहतरीन है। लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। एजुकेशन ज़बरदस्त है। ट्रैवल आप लोग कर रहे हैं और पढ़ने के लिए याज़ल जलाल वाल इकराम 100 टाइम। और मून एनर्जी का मैसेज है एक ज़ाती मसला हल तक पहुंच रहा है। जेमिनी वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो क्या होने जा रहा है जेमिनी वालों के साथ। तो जेमिनी वाले किसी बात को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आते हैं। आपको इस वीक में फाइट करना पड़ेगी, चीज़ें बेहतर करना पड़ेंगी। किसी से बहस लड़ाई झगड़ा नहीं करना, पोलाइट रहना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों से मतलब आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आखिर मामला क्यों डिस्टर्ब हैं। बेसिकली इसकी वजह कुछ स्पिरिचुअल, कुछ रूहानी और कुछ वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में हिडन हैं, जो कि आपको अभी वाजे नहीं हो रहे, लेकिन इस वीक में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जॉब और बिजनेस की बात की जाए तो बड़ी खबर, ये खबर क्या पॉजिटिव हो सकती है। तो बिल्कुल आप अपने कामों में पॉजिटिविटी के साथ मसरूफ़ नज़र आते हैं, अच्छी एनर्जी के साथ काम बढ़ा रहे हैं। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी आपकी अच्छी एनर्जी है। आप अपने रिलेशन और अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने घर के अज़दवाजी मामलात में स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें लेके चलेंगे और कामयाबी समेटेंगे। और बात करें हेल्थ की तो सेहत नहीं सही, अपनी नींद पूरी करें, अपनी सेहत का ख्याल करें इस वीक में। और जनाब एजुकेशन के मामला पॉजिटिव नज़र आते हैं। ट्रैवल आप लोग ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड की एनर्जी इसका बात की भी तरफ कहती है कि आप घर से निकलें तो बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ के निकलें या कुछ सदका ज़रूर करें अपने लिए। और पढ़ने के लिए आप लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रोज़ाना 100 टाइम पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मून एनर्जी का मैसेज है कि जी एतमाद कामयाबी की कुंजी है। वाह। लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो क्या होने जा रहा है लियो वालों के लिए इस वीक में। तो लियो वाले इस वीक में कुछ माली मामलात की वजह से चेंज चाहते हैं। ओवरऑल करने के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, विजन बहुत ज़बरदस्त है, क्लैरिटी है, कामों में मदद आएगी। और यहाँ पे कुछ मामला से मुतल्लिक़ अपनी फैमिली, अपने घर वालों के मामलात को तवज्जो दीजिए, क्योंकि आपको हर काम में स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होना पड़ेगा अगर आप रिजल्ट चाहते हैं। जॉब और बिजनेस की बात करें तो कोई डिसीजन ले रहे हैं अपने कैरियर से मुतल्लिका, यानी कि आपके पास 2-3 काम ऑप्शंस हैं, उनमें से कोई एक बड़ा फैसला करेंगे। मोहब्बत की बात करें तो कुछ नया आगाज है, आपके रिलेशन में पॉजिटिविटी है, कामयाबी है। और जनाब बात करें हेल्थ की तो सही नहीं है सेहत आपकी, अपनी सेहत का ख्याल करा करें और कोशिश किया करें कि लोगों को अपनी चीज़ें दिखाएं ना, क्योंकि नज़रों का आपके ऊपर होना, क्योंकि सन एनर्जी है तो इस वजह से कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। और जनाब एजुकेशन ज़बरदस्त है। ट्रैवल आप लोग 50-50 है, कर सकते हैं, कामयाबी मिल सकती है। पढ़ने के लिए लाहौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला। और मून एनर्जी का मैसेज है तब्दीली की जरूरत है। जबरदस्त। अच्छा, जल्दी तब्दील करते हुए कैंसर रह गया था। हाँ, तो वर्गों पर जाने से पहले कैंसर को, कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो क्या होने जा रहा है कैंसर वालों के साथ। तो कैंसर वाले कामों में बहुत मसरूफ नजर आते हैं, अपॉर्चुनिटी है, कामयाबी है। यहाँ पे कुछ चीज़ों से मुतल्लिक़ आप कंफ्यूज नजर आते हैं। ये कंफ्यूजन क्या हो सकती है? कंफ्यूजन यह है कि जैसे आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पे वो कंफ्यूजन आपको हल करना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे दी लवर्स भी मौजूद है, लोग आपसे प्यार मोहब्बत भी करेंगे और कामयाबी भी समेटेंगे। जॉब और बिजनेस एहतियात करिएगा, चीटर लोगों को आप बाहर निकालें क्योंकि वो आपके काम खराब कर रहे हैं। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे हेल्थ बेहतरीन है, गुस्सा कंट्रोल रखना है। एजुकेशन में चेंज आएगा, ट्रैवल आप कर सकते हैं और पढ़ने के लिए या हय्यो या क़य्यूम का वर्ड। और जनाब मून एनर्जी का मैसेज है कि दुनिया को अपना सही चेहरा दिखाइए। जबरदस्त। विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है। तो जनाब विर्गो वाले कुछ मामला से मुतल्लिक़ नेगेटिव नजर आते हैं, काम अभी रुके हुए हैं, डेविल की एनर्जी है, बट यहाँ पे आपका डिटर्मिनेशन बहुत हाई है। वो जो डिटर्मिनेशन है वो आपको बेहतर पोजीशन पे ले जाएगा। एंड ऑफ द वीक में आप सही और बेहतर फैसले करके कामयाबियां समेटेंगे। जॉब और बिजनेस की बात करें
सुस्ती नहीं दिखानी, काहली और सुस्ती कामों को ख़राब करती है। काम ज़्यादा है, उनकी अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। और मोहब्बत की बात करें तो प्रेशर नज़र आता है, नेगेटिव एनर्जी है। हेल्थ आपकी बेहतरीन है, एजुकेशन के मामला ज़बरदस्त हैं। ट्रैवल आप लोग अगर करें तो लोगों को बताए बगैर हिडन करें। और यहाँ जनाब यहाँ पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोज़ाना 100 टाइम। और यहाँ पे एनर्जी है मून एनर्जी की कि कुछ चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी से अब निकालने का वक्त आ चुका है, निकालना पड़ेंगी। सही, जबरदस्त। जनाब अगला है लिब्रा। लिब्रा वालों की इस वीक की थोड़ा सा मैं आपको मार्जिन देता हूँ, फिर आप भी प्रोग्राम में रहा करें ना थोड़ा। हम लिब्रा वालों में है, हम मुसलसल हम नोट करें कि आप सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। हम देख रहे हैं कि आपको मिस तो नहीं कर गए। आपको सुन के हमने भी सितारों का हाल समझना शुरू कर दिया। जी जरूर। लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। लिब्रा वालों का ये वीक बहुत ही पॉजिटिव है जनाब। लिब्रा वाले अपने कामों में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी को देखते हुए नजर आते हैं। और जनाब यहाँ पे आप कामों में बहुत मसरूफ नजर आते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग, चीज़ों को नेगेटिव सोचना, ये आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट आप चाहते हैं वो रिजल्ट आपकी ही वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं। जॉब और बिजनेस की बात करें तो कामयाबी मिलेगी। वाइट कलर का पहनना और फ्राइडे जुमे के दिन मीठे का सदका वाइट कलर में जो भी अंडा दे दें, दूध दे दें, कोई मिठाई दे दें, सदका दें, इससे आपका मामला बहुत बूस्ट करेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी कामयाबी की तरफ जाएगी। जॉब और बिजनेस के बाद मोहब्बत की बात करें तो ज़बरदस्त एनर्जी है जनाब। हेल्थ डिस्टर्ब है, पानी के ऊपर सूरह फातिहा दम करके पिएं। एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रैवल आप कर सकते हैं। पढ़ने के लिए आप लोग या जल जलाली वाली कराम का विर्द और मून एनर्जी मैसेज दे रही है, अपना ध्यान ठीक करें, अपना विजन ठीक करें। स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब। स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? बेहतरीन एनर्जी के साथ स्कॉर्पियो इस वीक में कामयाब नजर आते हैं। जज्बाती हैं बिल्कुल, लेकिन वाटर साइन की एनर्जी है और कुछ बड़ा करने जा रहे हैं इस वीक में बिलाशुबा। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फैमिली को वक्त दे सकते हैं। घरेलू मामलात में बड़ी पॉजिटिव चेंज आ सकती है। और जनाब बात करें यहाँ पे आप लोगों के जॉब और बिजनेस की, बिलाशुबा कोई नई ऑफर आ रही है, अवेल करें, अच्छी एनर्जी के साथ कामयाबियों की तरफ जाएं। मोहब्बत में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, टेंशन रहेगी और हेल्थ सुकून रहेगा। हेल्थ में एजुकेशन प्रॉब्लम, ट्रैवल कर सकते हैं। पढ़ने के लिए सूरह इखलास 100 टाइम। और मून एनर्जी का मैसेज आप लोगों के लिए है, इत्मीनान रखें, रिलैक्स रहें, अपने लिए भी वक्त निकालें। जबरदस्त। सेजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? अच्छा जी, आगाज थोड़ा सा उदासी और नेगेटिविटी की तरफ है, पता नहीं क्यों आप उदास और नेगेटिव हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, आपको अपने मामलात को शेयर करना है अपने किसी करीबी, अपने अजीज़ व के साथ। बिलाशुबा यहाँ पे आप करेंगे भी अपने बड़ों के साथ, अपने जिससे आप काउंसलिंग लेते हैं, फिर आपको खुशियां, कामयाबियां और ज़बरदस्त एनर्जी मिलेगी। जॉब और बिजनेस फाइट कर रहे हैं, अपने जॉब और बिजनेस में दूसरों के ऊपर फाइट नहीं करनी, पोलाइट रहना है, चेंज नहीं लाना, जिस तरह चल रहे हैं मामलात उसी तरह ही लेके चलें। मैरिज और रिलेशन में कोई बड़ी खबर मिल सकती है, अच्छी खबर है। हेल्थ बेहतरीन है, एजुकेशन ज़बरदस्त है, ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए आप लोग इस वीक में या हय्यू या क़य्यूम 100 टाइम रोज़ाना पढ़िएगा। और मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है, अपने माजी को निकालना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि ये वक्त आपको आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो क्या होने जा रहा है कैप्रिकॉर्न वालों के साथ? 3 कार्ड की एनर्जी, क्या करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न वाले? कैप्रिकॉर्न वालों के पास काफ़ी ज़्यादा काम है, प्रेशर है, चीज़ें आपको हैंडल करने के लिए। किस तरह की आपकी एनर्जी यहाँ पे काम किस तरह का ये है कि जी आपको घर को भी वक्त देना है, अपने कामों को भी करना है, तो इसको आपको बैलेंस करने का ये वीक नजर आता है। यहाँ पे कुछ चीज़ों के मुताबिक आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि आपने किधर क्या कैसे करना है। अच्छा, किन चीज़ों से मुताबिक कंफ्यूज हैं? वो आपकी रिलेशन और शादी से मुताबिक कुछ चीज़ें चलेंगी और फैमिली से मुताबिक चलेंगी, लेकिन दी लवर्स मौजूद है। इसका मतलब है कि आप अपनी मोहब्बत, चीज़ें प्यार और मोहब्बत से डील कर लेंगे और अच्छी एनर्जी के साथ चीज़ें हैंडल कर लेंगे। यहाँ बात करें जॉब और बिजनेस की, बिलाशुबा जॉब और बिजनेस में आप बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव नजर आते हैं। राब्ते, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मीडिया, मोबाइल इस्तेमाल, एनर्जी, ये दिमाग, एनर्जी, सारा कुछ आपने करना है। और बात करें मोहब्बत की तो बातें अपने तक रखा करें, मोहब्बत की बातें, उसी से फ़ायदा है।
और जनाब बात करें आप लोगों के हेल्थ की, तो सेहत का ख्याल रखा करें, सुस्ती ना दिखाएं, वॉक ज़रूर करें, ये आपके लिए इस वीक में नजर आता है। एजुकेशन ज़बरदस्त है, ट्रैवल आप कर सकते हैं, और पढ़ने के लिए आप लोग यावदूत 100 टाइम और मून एनर्जी का मैसेज है आप लोगों के लिए, मनफियत को रद्द करने का वक्त है, नेगेटिविटी निकालें, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े। एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रहा है जनाब? एक्वेरियस वाले थोड़ा सा प्रेशराइज्ड हैं इस वीक में, आपको एहतियात करना है। एहतियात आपके लिए 100% आ रही है, इसलिए कि आपके कामों में नेगेटिविटी चल रही है। यहाँ पे ओवर थिंकिंग और लोग आपसे हसद कर रहे हैं, आपके साथ डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड भी है। इसका मतलब आपको सदका करना है। सदके के लिए आप लोगों को इस वीक में कुछ भी मीठा लें और सैटरडे उसके ऊपर आप आयतल कुर्सी पढ़ के सदका दे दें, कुछ 2 दफ़ा पढ़ के दे दें। जॉब और बिजनेस कामयाबी मिलेगी। मोहब्बत की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अच्छी एनर्जी है। हेल्थ ख़राब है, डिस्टर्ब है, पानी ज़रूर पिए दम करके, सूर्य फलक और सूर्य नास 11 मरतबा। एजुकेशन प्रॉब्लम, ट्रैवल कर सकते हैं, और पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है, खुदाई के सामने हथियार डाल दें, सरेंडर कर लें अल्लाह के सामने, बेहतर एनर्जी। स्पाइसिस बुर्ज हौत वालों का कैसा रहेगा ये वीक? तो स्पाइसिस वाले इस वीक में क्या एनर्जी लेकर जा रहे हैं? माली तौर पे थोड़ा सा आपको एहतियात करना है, फजूल खर्ची से बच के रहना है, क्योंकि ज़्यादा अखराजात आपके लिए प्रेशराइज्ड आपको कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी बातें अपने तक और रूहानियत से हेल्प लेनी है। स्पिरिचुअल कार्ड है, स्पिरिचुअल एनर्जी इस वीक में पीक पे होगी। बड़ी खबरें, कोई इंट्यूशन हो सकती है, कोई ख्वाब आ सकता है, कोई आपको अच्छी एनर्जी के साथ आपको चीज़ों की गाइडलाइन मिल सकती है। जॉब और बिजनेस कामों में मसरूफ़, बिलाशुबा जो बंदा कामों में मसरूफ़ रहता है उसको कामयाबी तो मिलती है। मोहब्बत में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, लेकिन पोलाइट तरीके से, गुस्सा कंट्रोल करना है। हेल्थ डिस्टर्ब, एजुकेशन के मामला ज़बरदस्त, ट्रैवल आप अभी ना कीजिएगा, और पढ़ने के लिए या हय्यु या क़य्यूम 100 टाइम और मून एनर्जी का आपको मैसेज मिल रहा है जनाब, अपनी अना को अपने रास्ते में नहीं आने दें। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया दाऊद साहब आपके वक्त का। और यकीनन आपने अपने सितारों का हाल जाना होगा और आपको पता चल चुका होगा कि आपका पूरा वीक कैसा गुजरना है। उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स करें और होपफुल रहें। जो दाऊद साहब ने बताया वैसा होगा भी। तो अगर कोई बुरी चीज़ें हैं तो एहतियात करें, और अगर कुछ अच्छा होने जा रहा है तो पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ ही जाएगा आपका ये पूरा वीक, और अमल करें जो चीज़ें बताई गई हैं। हम भी ब्रेक पर चलते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, दूसरी सूरत हाल हम ये देख रहे हैं कि महंगाई जो है अपने अरूज पर है। सब्जियां फल आवाम की पहुंच से दूर होते चले जा रहे हैं, और जिस तरह से महंगाई हम देख रहे हैं, अब तो घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। समझ ही नहीं आता कि आप सब्जी पकाएं या चिकन पकाएं या फिर बीफ पकाएं। ये बताएं कि लाहौर वालों के लिए क्या ऑप्शन है आज पकाने में? अच्छा, लाहौर आप ये पूछ रहे हैं। लाहौर वालों के लिए तो आज सिर्फ आलू बैंगन ही है। आलू बैंगन बना सकते हैं आप लोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सस्ती सब्जी है वो है बैंगन, 45, और आलू जो है वो 95 रुपये जो है किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। तो यकीनन अब लाहौरी जो है वो सिर्फ आलू बैंगन बना सकते हैं। आलू बैंगन पे लेकिन माएँ जो है ना खासतौर पे कहती हैं कि जब हम बैंगन बनाने का कहते हैं तो बच्चे मुंह बना लेते हैं। नहीं, आपने मुंह नहीं बनाना, सब्र शुक्र करें, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल है अब सब्र शुक्र करके कुछ भी मिल रहा है खा लें। बस बच्चे जरा और किसी तरह की चीजें अब पसंद कर रहे हैं। कोई बैंगन के नगेट्स कुछ बनाकर बच्चों को खिलाएं, तरकीब चेंज कर ले। कराची लाहौर की तो हमने बात कर ली है। आप कराची वालों के हिस्से में क्या है? कराची वाले जनाब गोभी आलू बना सकते हैं, क्योंकि कराची में गोभी का जो रेट है इस वक्त वो 47 है, और आलू 52 रुपये किलो में वहाँ पर दस्तयाब हैं। तो जनाब ये कराची वालों के लिए ऑप्शन आ चुका है। आलू गोभी वो सारे शहरों की आप बात करें, इस्लामाबाद की भी हम बात, इस्लामाबाद वालों के हिस्से में आई है भिंडी। वो भिंडी बना सकते हैं। भिंडी जो 110 रुपये और प्याज 135 रुपये जो है वो फरोख्त हो रहा है। तो भिंडी में प्याज भी डलता है ऑब्वियसली। ये वैसे प्याज इतने महंगे हो गए हैं और बड़ी ज्यादती हो गई है वैसे कि हर जगह हम देख रहे हैं इतनी महंगाई है। भिंडी लें या प्याज लें, वो क्या प्याज के बिना किसी भी हंडिया का तस्वुर ही नहीं है। कोई हंडिया का तस्वुर ही नहीं है। टमाटर लाहौर में 140 रुपए में फरोख्त। शुक्र है 140 हुए हैं, कहाँ 500 पे पहुंच चुके थे। कराची में देख रहे थे कि 85 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। इस्लामाबाद में 125 हो रहे हैं। तो किसी भी आपने हंडिया में आपने प्याज और टमाटर इस्तेमाल करना है। फलों की कुछ बात कर लेते हैं। लाहौर में अगर देखें तो जनाब अनार इस वक्त 620 रुपए में और अंगूर 615 रुपए में दस्तयाब हैं। इसी तरह अगर हम कराची का रुख करें, शहर कायद की बात कर लें तो कराची में इस वक्त अनार 230,
खासा फर्क है वहाँ, और अंगूर भी 340, यानी कराची का रेट कदरे अब यानी कि आपने अनार और अंगूर खाने तो कराची चले और इस्लामाबाद में भी कुछ हमें कमी नहीं नजर है। 510 रुपए में मिल रहे हैं अनार, और अंगूर जो हैं वो 540 रुपए हैं। तो फ्रूट्स जी बहुत महंगे हैं इस्लामाबाद और लाहौर में, और अगर किसी ने फल खाने तो वो कराची जाए टिकट लेकर, यहाँ थ्रू ट्रेन फल जाए या मंडी चला जाए, वहाँ से कुछ थोड़ा आपको सस्ता मिल सकता है, रिलीफ आपको मिल सकता है। तो जनाब आप जो है वो आज के खाने का बंदोबस्त करें और हमें इजाजत दें। बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। और अब जो मैं बात करने जा रही हूँ उस पर ख़वातीन ने ज़रा ध्यान देना है। आपके किचन में रखे हुए प्लास्टिक के जो डब्बे हैं जिनमें आप रोज़ खाना महफूज करती हैं, और हकीकत में तो सिर्फ एक बार उसको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ख़वातीन जो हैं वो बार बार इन डब्बों को इस्तेमाल करती हैं और बड़ी कॉन्शियस भी होती हैं कि डब्बा लेकर जाएं तो वापस भी लेकर आना। इवन प्लास्टिक के डब्बों को भी हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें जो मौजूद होते हैं ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खाने या पानी में शामिल हो जाते हैं, जो जिस्म में जाकर गुर्दों, जिगर और हार्मोन सिस्टम को मुतासिर करते हैं। इसलिए जो प्लास्टिक का डब्बा होता है ये सिर्फ वन टाइम यूज़ के लिए होता है। माहिरीन का कहना है कि अक्सर ख़वातीन समझती हैं कि अगर डब्बा साफ़ है तो दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। ये प्लास्टिक की वो किस्म होती है जो गर्मी या धूप के असर से पिघलने लगती है और सेहत के लिए ख़तरनाक मादे पैदा करती है। दिलचस्प बात यह भी है कि पानी की बोतल पर लिखी हुई एक्सपायरी डेट पानी की नहीं बल्कि बॉटल की होती है, यानी बॉटल जितनी पुरानी होगी उस पर मौजूद प्लास्टिक के ज़रात उतनी ही आसानी से पानी में शामिल हो जाएंगे। तो यकीनन एहतियात करनी चाहिए। अब हमें प्लास्टिक के बजाय महफूज और माहौल दोस्त जो मुतबादिल हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। कागज़ी डब्बे भी होते हैं जो रिसाइकिल भी हो जाते हैं, कार्डबोर्ड ट्रे भी होती हैं जो बहुत खूबसूरत भी नज़र आती हैं और मुकम्मल तौर पर वो जी बायोडिग्रेडेबल होती हैं, तो ये भी ज़बरदस्त है। और इसके साथ साथ शीशे के जार या धात के डब्बे जो बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं और सेहत के लिए भी महफूज होते हैं, आप उनको रिसाइकिल भी कर सकते हैं। और सिलिकॉन कवर भी होते हैं जो खाना ढांपने या खाना बचाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, ये बेहतरीन इंतखाब हो सकते हैं इनमें। और कपड़े की थैलियाँ या फिर फैब्रिक रैप जो छोटे तोहफे या मिठाइयाँ लपेटने के लिए ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि ज़ीरो वेस्ट भी हैं। और नंबर 5 पे मिट्टी और सिरामिक के बर्तन आते हैं जो रिवायती भी हैं, स्टाइलिश भी लगते हैं और साथ ही माहौल के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज भी। तो अगर हम ये छोटी सी आदत बदल लें तो ना सिर्फ अपनी सेहत महफूज रख सकते हैं बल्कि ज़मीन को भी प्लास्टिक की तबाही से बचाया जा सकता है इस छोटी सी कोशिश के जरिए से। आप अपनी सेहत भी बचा सकते हैं। हम अक्सर भी देखते हैं कि प्लास्टिक के इवन माइक्रोवेव में भी लोग रख देते हैं और वो जब गर्म होते हैं तो सोचे कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो इनसे एहतियात करनी है और प्लास्टिक के हवाले से तो एहतियात करनी ही करनी है। सेहत को हमने बेहतर बनाना ही बनाना है। एक और भी अमल है जो हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है और वो है जी दूध, जिसे हम समझते हैं कि हमारी ग़िज़ा का एक बहुत अहम जुज़्व है और सदियों से इंसानी सेहत की अलामत भी समझा जाता है। और ये वाहिद मशरूब है जिसे जी बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए या बड़ों के लिए तवानाई का ज़रिया बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और बुज़ुर्गों के लिए जी कैल्शियम और प्रोटीन की कमी पूरी करता है। लेकिन अफसोस ये वही दूध है जो सेहत की ज़मानत होना चाहिए अब खुद बीमारियों का बायस बनता जा रहा है। वो कैसे? इसमें यूरिया मिलाया जा रहा है, कहीं कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट मिलाया जा रहा है, तो कहीं केमिकल से इसका रंग गाढ़ा करने के लिए जी कोशिशें हो रही हैं और इस तरह दूध की शक्ल बदल कर उसको केमिकल में तब्दील किया जा रहा है। कराची समेत कई शहरों में मुज़र्रे सेहत दूध की फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, मगर सवाल ये है कि क्या हम जो दूध रोजाना पीते हैं वो वाकई खालिस है? दूध में मिलावट कैसे पहचानी जा सकती है? क्या उसे घर पर भी चेक किया जा सकता है या फिर लेबॉर्ट्री ही वाहिद हल है? और खालिस दूध के इंतखाब के लिए किन बातों का ख्याल रखना नहायत ज़रूरी है? इन्हीं सवालात पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है एसोसिएट प्रोफेसर फूड साइंस डिपार्टमेंट सैयद मोहम्मद गुफरान सईद साहब ने। गुफरान साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। रोज़ाना जो दूध हम बच्चों और बड़ों को पिलाते हैं क्या वो वाकई खालिस और महफूज है? इस बात का तयन किस तरह से किया जा सकता है घर? थैंक यू सो मच जी। आज जो है जो आपने अभी बात की है केमिकल्स के हवाले से, बुनियादी तौर पे ये केमिकल्स जो हैं वो मिलाए क्यों जाते हैं? दूध एक बहुत ही ना सेंसिटिव प्रोडक्ट है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन लेवल बहुत हाई होता है, तो उसकी वजह से इसमें खराबी बहुत जल्दी हो जाती है। तो अब यहाँ पे सिलसिला क्या है कि दूध को मुख्तलिफ चीजों के लिए केमिकल से अडल्ट्रेट करना जो है एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस बन गई है। मिसाल के तौर पे फॉर्मेलिन है। फॉर्मेलिन वो केमिकल है जो आमतौर पे मुर्दा अजसाम को लगाया जाता है उनको खराब होने से बचाने के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ से होने के लिए। तो अब उसको रोकने के लिए ये वाला जो खतरनाक केमिकल है ये भी दूध में मिलाया जाने लगा।
हालांकि इसका नुकसान ये है कि अगर बच्चे बड़े या बुजुर्ग अफराद इस दूध को पी रहे होंगे और वो फॉर्मेलिन मिला होगा तो उसका नुकसान ये है कि वो आंतों के अंदर जाके स्टिफनेस कॉज करता है, जो लाइनिंग होती है सलाइवा की उसको जो है ना वो इम्पैक्ट करता है और उसका नतीजा ये निकलता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर खराबी आने के चांसेस होते हैं। इसी तरह से जो है वो अल्सर होने के इम्कानात होते हैं। फॉर्मेलिन का दिमागी सेहत पे बड़ा बुरा असर पड़ता है, साइकोलॉजिकल जिसको आप इम्पैक्ट कह सकते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। तो इस लिहाज से जो है फॉर्मेलिन हो गया, फिर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स हो गए, ये भी दूध में मिलाए जाते हैं। फिर उसके अलावा जो है वो इसकी फैट की कॉम्पोजिशन को पूरा करने के लिए फैट भी मिलाया जाता है। टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए ग्लूकोज भी इसमें डाला जाता है, थोड़ा बहुत सॉल्ट भी डलता है ताकि इसकी जो बैलेंसिंग है वो पूरी की जा सके। तो आप ये समझ लें कि दूध जो है वो आजकल एक पूरी एक साइंस बन चुका है। सिंथेटिक मिल्क जो एक तरह से कह लें स्टॉक मार्केट में बिक रहा होता है और उसके नुकसान बड़े शदीद हैं, जो हमें नजर भी आ रहे हैं आजकल। जिस अंदाज के अंदर जो है वो हमें चीजें नजर आ रही हैं वो बहुत हद तक जो है वो हमें नुकसानदेह साबित हो रही होती हैं। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि ये जो इतनी आमेजिश होती है केमिकल्स की बहुतात है, घर में किस तरह से चेक किया जा सकता है कि जो दूध हम इस्तेमाल कर रहे हैं बाहर से ला रहे हैं वो महफूज है, वो सही है? देखिए आसान तरीका तो ये है कि वैसे तो आप डायरेक्टली जो है वो कोई खास चीज दूध के अंदर अगर महसूस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टेस्ट में अगर आपको डिफरेंस फील हो रहा है, दूध के जो है ना वो गाढ़ेपन में अगर आपको जो है वो फर्क महसूस हो रहा है, या इसी तरह से जो है वो दूध के अंदर एक और चीज स्टार्च मिलाया जाता है। तो कॉमनली घर में जो है ना वो पायोडीन होता है जो चोट वगैरह पे लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप किसी सफेद बर्तन में थोड़ा सा दूध देके एक कतरा पायोडीन डालें तो अगर दूध में स्टार्च मिला हुआ होगा उसको गाढ़ा करने के लिए तो दूध का रंग बिल्कुल नीला हो जाएगा। अदरवाइज उसका कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन आपको ऑथेंटिक टेस्ट के लिए रिलाई करना पड़ेगा लेबोरेटरी टेस्टिंग पे। और यही वजह है कि हम इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि जितनी अथॉरिटीज हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो टाइमली इस काम को करें और हर वक्त इस दूध की जो है, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज है, कंप्लीट नरिशमेंट है। आप अंदाजा लगाएं कि बच्चे से लेकर बड़े तक और नरिशमेंट के लिए ये सबसे बेहतरीन चीज मानी जाती है। तो अगर बुनियादी चीज ही इतनी खतरनाक केमिकल्स के साथ डॉक्टर साहब यकीनन शहरी तो दूध इसलिए खरीदते होंगे कि सेहत के लिए जी फायदेमंद साबित होता है इसलिए दूध पीना है, लेकिन अगर इतने केमिकल्स होंगे तो उल्टा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कैसे पता चल सकता है ये दूध खालिस है या केमिकल मिला हुआ है? एक दो चीजें हैं। देखें, एक तो जिससे आप खरीद रहे हो उसको आप देख लें कि उसकी पीछे की जो है ना वो हिस्ट्री क्या है। ऐसा तो नहीं है कि उसके मुताल्लिक ये मशहूर है कि जी ये खराब दूध बेचता है या जो भी है। दूसरा ये कि आप दूध की एक नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसका अपना एक रंग होता है, उबलने के ऊपर उसकी एक खास पहचान होती है। आमतौर पर खवातीन पहचान लेती है, मसलन मलाई जो होती है दूध के ऊपर वो एक खास अंदाज में नेचुरल जो मिल्क होगा उसके अंदर आएगी। जो सिंथेटिकली डिजाइन केमिकल मिला दूध, लेकिन डॉक्टर साहब अब तो ये भी कहा जा रहा है कुछ ऐसे केमिकल्स भी मौजूद हैं जो मिलावट करें तो दूध में मलाई भी बना देते हैं। मलाई तो बनती है लेकिन वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनती है। मतलब बहुत ज्यादा मोटी मलाई का बनना भी कोई अच्छी चीज नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें अलग से केमिकल मिलाया गया, अलग से फैट मिलाया गया है जो इतनी मोटी मलाई की तय आ रही है, जो आमतौर पे दूध में नहीं होती है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि दूध के अंदर अपनी एक खास कैरेक्टरिस्टिक है। अगर वो कैरेक्टर उससे नीचे या उससे ऊपर ज्यादा जा रहे हो, इसका मतलब दोनों सूरतों के अंदर दूध जो है वो अपनी असलियत में नहीं है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको दूध की असल पहचान जो है वो मौजूद हो। यानी खालिस दूध अगर आप एक दो मरतबा देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कैसे ये दूध खालिस है और अब जो आपके पास दूसरा दूध आ रहा है वो इसके अंदर एडल्ट्रेटेड है। बिल्कुल ठीक है, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल्स हैं वो दूध के अंदर मिलाए जा रहे हैं, शामिल किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुफरान सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि कौन कौन से केमिकल्स हैं, ख़तरनाक केमिकल्स हैं जो कि मिलाए जा रहे हैं और जिससे दूध जो है वो तैयार किया जा रहा है। दूध के अंदर पानी जब पहले हम सुनते थे ना कि मिला हुआ है तो उस बात पर भी लोग इतराज करते थे, लेकिन अब तो पानी मिला दूध भी नेमत है क्योंकि केमिकल जो है वो मिलाए जा रहे हैं, वो पिलाए जा रहे हैं लोगों को। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उस पर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए क्योंकि लेबॉर्ट्री से बाकायदगी से दूध को चेक किया जा सकता है। अदरवाइज घर में इस तरह की टेक्निक से इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं अंदाजा तो लगाया जा सकता है। फूड अथॉरिटी ने माहम बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। आप जिस दुकान से दूध खरीदते हैं या जिस हवाले से लेते हैं आप उसका सैंपल लेके जा सकते हैं उनके पास और उनकी वैन्स मौजूद हैं, वहाँ पर आपको वो फौरी टेस्ट करके बता देंगे कि ये सेफ है या नहीं। तो जनाब आप पर भी कुछ जिम्मेदारी होती है, आयद होती है, आप भी उसको ज़रूर चेक कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।